अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग और वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो हैपनिंग ना हो, कुछ ना कुछ मज़ेदार सा होता रहता है और ऐसा कुछ होता है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, वो सिर्फ पाकिस्तान में और होता शायद है। आवाम को भी ना इसकी आदत पड़ चुकी है। हम भी जब आते हैं और इतनी अच्छा, आप बताएं हम कौन सी बात कर रहे हैं, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? उसकी तो बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स होती हैं। रात को जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, फाइनल करते हैं, तो सुबह उठते हैं मंजरनामा बिल्कुल बदला हुआ होता है। अच्छा, हैपनिंग में इसलिए बात कर रही हूँ कि कल एक शेर सड़कों पर घूम रहा था और उसने सारी चीज़ें हिला के रख दी थी। इस पर भी हमने बात करनी है और भी कुछ मज़ीद। आज एशिया कप का आगाज होने जा रहा है, एशिया कप का लाहौर में, और लाहौर कह रहा हूँ, सॉरी, पाकिस्तान में रौनकें लगेंगी। खेल के मैदान दोबारा से आबाद होंगे और एक दफा फिर से लोगों को एक फेस्टिविटी देखने को मिलेगी। सब चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हाइलाइट्स की आज की हाइलाइट्स का जिक्र कर लेते हैं। एशिया की 6 टीमों का बड़ा टाकरा ओलिया के शहर में शुरू होने को है। क्रिकेट का बड़ा मेला। दर्द की दवा है ना ही राहत के लिए शरबत। मुल्क में अद्वियात का बहरान संगीन तरीन हो गया। इलेक्शन बरवक्त होंगे या होंगे ताखीर का शिकार? इलेक्शन ताखीर में पीपल्स पार्टी का कितना है किरदार? बिजली बिलों के झटके आवाम के लिए बन गए फंदे। रिलीफ की बजाय बिजली मजीद महंगी हो गई। और बात करेंगे महंगाई में मियां बीवी की लड़ाई पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अच्छा व्यूअर्स, ये तो थी आज की हाइलाइट्स जो हमने डिस्कस करनी है। इसमें माहिरीन की राय भी लेंगे, क्या कुछ हो रहा है मुल्क में और क्या कुछ होने जा रहा है। इवेंट आज बहुत बड़ा, एशिया कप, उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले एक ऐसा हल तलब मामला है। मुझे हल तलब कहना चाहिए क्या? नहीं, हल तलब तो खैर मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ऐसा आप ये देखें, अक्सर हम पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अफसरशाही, नौकरशाही। ये जो अफसरशाही है, बेसिकली ये आवाम के टैक्सेस से जो है ना आवाम की खिदमत करते हैं ना, सरकारी मुलाजमीन ये होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी, लेकिन जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स के जो इनके अयाशियाँ हैं, जो इनके ठाट बाट हैं, ये आप मुलाहिजा कीजिए। ये कमिश्नर साहब हैं जो सिर्फ चाय पीने जा रहे हैं, और चाय पीने के लिए आप देखें कि कितने काफिलों के साथ जा रहे हैं। ये किसी अमेरिका या किसी बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क के कमिश्नर नहीं है। ये उस मुल्क के कमिश्नर साहब हैं जहां पर इस वक्त महंगाई से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं आयशा। जहां पर लोग मर रहे हैं, जहां पर लोग अपनी बच्चियां, अपने बच्चों को फरोख्त कर रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। और उस मुल्क में जहां पे बिजली के बिल्स को जलाया जा रहा है, गाड़ियों का आप प्रोटोकॉल देखें, गाड़ियों का प्रोटोकॉल देखें, कुल 13 गाड़ियां हैं जो एक अफसर के साथ हैं, क्योंकि जनाब का चाय पीने का मूड हो गया था। ये ब्यूरोक्रेसी की यहाँ पर शह खर्चियाँ हैं और इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि जो गरीब आवाम है उनके टैक्स के पैसों से आपको ये तनख्वाहें मिलती हैं, आपको ये जो अय्याशियाँ देखने को नसीब होती हैं, मिलने को नसीब होती हैं, ये उनके पैसों पर हैं। और परफॉर्मेंस की बात कर लें आप, तो परफॉर्मेंस का बताएं। परफॉर्मेंस तो बात क्या करनी है, इंतहा की सिफर है। मतलब जो हालात हैं परफॉर्मेंस की बदौलत है। लेकिन अच्छा आप ये देखें ना कि सोशल मीडिया के दौर में वजाहत ये चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हुई हैं। ये पहले से होता आ रहा है, लेकिन ये क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को कि उस पर जो चीज़ हाईलाइट हो जाती है ना, क्रेडिट जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं दिखती। आप ये मुलाहिजा करें कि उस मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है और हम इससे पहले अक्सर ये बातें करते रहे हैं। ये शेखुपुरा के आशा कमिश्नर साहब हैं, शेखुपुरा के ये कमिश्नर साहब हैं और सिर्फ चाय पीने जा रहे हैं। ये आप देखें, हालांकि उसूल ये होता है कि ये सरकारी गाड़ियां आपके सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं, आपके ज़ाती काम। ये कोई आपके बाप का मुल्क तो नहीं है, या फिर ये जो आप चाय पीने जा रहे हैं ये आपका कोई सरकारी काम तो नहीं है। वहां पर ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और आप अंदाज़ा करें कि इन हालात के अंदर जब ये चीज़ें यूज़ होंगी तो जो आम आदमी है जब वो ये मंजर देखेगा उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के। इससे पहले कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आती रही हैं जिसमें आपने वो देखा होगा कि पुलिस की गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं डीजल वाली, जिस पर चरपाइयाँ जाती रही हैं घरों में, सामान जाते रहे हैं लोगों के घरों में और माल मवेशी जाते रहे हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जो आवाम की खिदमत के लिए आपको मिली हैं, अपने पर्सनल कामों के लिए नहीं मिली। तो थोड़ा सा आप अपने अंदर एक अंसर लें, ज़मीर को जगा लें कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं, अपनी शह खर्चियाँ कम कर दें। कहते तो बहुत हैं कि हम जी कट लगा देंगे, शह खर्चियाँ कम करेंगे और बहुत ज़्यादा हम लोग किस तरह उसको मैं बताऊँ कि शह खर्चियाँ तो कम करेंगे ही और उसके अलावा, लेकिन नज़र कुछ नहीं आता ना।
ये नजर आ बयानात रहा है, आते ये जो हैं। आपने मनाजिर देखे हैं यही मुल्क का अलमिया है। जब हम तबकाती निज़ाम की बात करते हैं, तबकाती निज़ाम किसे कहते हैं? तबकाती निज़ाम यही होता है कि जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है और इनको एहसास नहीं है। ये अफसरशाही ना एक पूरा माइंडसेट है। ये समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम तमाम चीज़ों से बालातर हैं, हमारा जो दिल आएगा करेगा। इनको जो इतना प्रोटोकॉल दिया गया है उसके इवज़ क्या ये खिदमत कर रहे अच्छा, हैं मुल्क की? ऐसी फीलिंग उनको शायद आती हो कि हम बादशाहत के ज़माने में अभी तक हैं और वही ज़माना चल रहा है वही और है, हम सही। यहाँ के शहंशाह हैं। चलें जी, शहंशाह का जिक्र छड़ा है तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हम बात क्यों ना करें। एशिया कप होने जा रहा है, 15वां एडिशन होगा एशिया कप का। आज इसका फाइनली आगाज़ होगा, इफ्तिताही तकरीब होगी, बड़ी शानदार तकरीब होगी, मुल्तान में ही होने जा रहा है। पाकिस्तान गो कि ये हाइब्रिड निज़ाम पर होगा और पाकिस्तानी टीम आज अपना पहला मैच खेलेगी नेपाल के साथ। अच्छा, आईसीसी की रैंकिंग में पाकिस्तान है पहले नंबर पर और नेपाल की टीम है 15वें नंबर पर, यानी एक टीम टॉप की टीम है, एक 15वें नंबर की टीम है। तो किस तरह का मुकाबला लेकिन होगा? बाय द वे मुझे बहुत फीका ये एशिया कप लग रहा है। वजह यह है कि जिसका मैच देखना था, अब ठीक है ये टीम्स हैं, नेपाल हैं या बाकी टीम्स हैं, अफगानिस्तान की टीम्स हैं, लेकिन भारत ही मौजूद नहीं है। भारत अगर यहाँ पर होता तो समा ही कुछ और होना अच्छा, था ना, उनका नज़ारा श्रीलंका ही में कुछ और मैच होना था। होगा श्रीलंका में सैटरडे 2 को सितंबर होगा। 2 सितंबर को मैच होगा। लेकिन सैटरडे को। आयशा, अच्छा, वजह ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर आके, बिकॉज हम लोग मेज़बानी कर रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान का हक आकर था, मैच लेकिन खेलते हमारा और रवैया, क्या ही वतीरा शानदार होता विराट कोहली यहाँ आकर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेलते। बिल्कुल। और हमारा लेकिन हम भारत ने हमेशा से पाकिस्तान को जिस जिस तरह से डैमेज करने की कोशिश की वो तो सबके सामने है। खैर, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सबसे पहले गौहर रहमान शेख जो कि हमारे मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि मुल्तान में आज ये पहला मैच होने जा रहा है, तैयारियां कैसी हैं, किस तरह अब मैच कब शुरू होगा और किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। पीजे साहब, आपकी जानिब आने से पहले गौहर रहमान की जानिब हम जाना चाहेंगे। गौहर रहमान, बताइएगा, आज पहला मैच होने जा रहा है एशिया कप का मुल्तान में, कैसी तैयारियां देख रहे हैं? किस तरह मुल्तान के बासी इस मैच को लेकर एक्साइटेड हैं और कितने बजे तकरीब शुरू हो जाएगी? कैसे किए गए? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि 15वां एडिशन है एशिया कप का। इंतज़ार जो है वो पाकिस्तान को करना पड़ा है एशिया कप की मेज़बानी के हवाले से। आज बिलाखिर ये इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है और मुल्तान में एशिया कप का इफ्तिताई मैच जो है पाकिस्तान और नेपाल की टीमों के दरमियान होगा। और नेपाल की टीम ने भी पहली दफ़ा एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है, बड़ी फाइट करके ये टीम आगे तक आई है। और इसके साथ ही पाकिस्तान भी अभी एक अच्छा सफर तय करके आ रहा है, आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, अफगानिस्तान को 3-0 से सीरीज हराई है। गौहर रहमान, आप हमें होने जा रहा है, बिल्कुल जबरदस्त मैच तो होगा ही। गौहर, आप बताएं मुल्तान में क्या चल रहा है, वहाँ के स्टेडियम के मनाजिर वगैरह और वहाँ लोगों में क्या जोशो जज्बा है, तैयारियां कैसी हैं, टीमें पहुँच चुकी हैं, प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं और जो इफ्तिताही शानदार तकरीब है वो कितने बजे शुरू होगी? बिल्कुल, जो सबको इंतज़ार है वो यही है कि इफ्तिताही मैच का और इफ्तिताही तकरीब का। इसके हवाले से तमाम तर जो इंतज़ामात हैं मुकम्मल कर लिए गए हैं। ग्राउंड में स्टेज है वो भी लग चुका है और 3D बाउंड्रीज हैं वो भी लगा दी गई हैं। और इफ्तिताही तकरीब के हवाले से हम आपको बताते चलें तो मैच का आगाज़ तो 2:30 बजे होना है, लेकिन इफ्तिताही तकरीब का जो वक्त बताया गया है वो मैच से 1 घंटा कबल इफ्तिताही तकरीब होगी, जिसमें पाकिस्तानी गुलूकार आइमा बेग और इसके साथ ही जो नेपाल की गुलूकार हैं तुशाला ग्रंग, वो जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगी। इसके साथ ही शायकीन क्रिकेट बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। आज की कैपेसिटी के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान के ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 30,000 के करीब है। और कल तक की जो हमारे साथ तफसीलात आ रही थी ऑनलाइन पोर्टल से हमने देखा था, अब तक मैच की 90% से ज़ायद जो टिकट्स हैं वो फरोख्त हो चुकी हैं। और आज जो 10% टिकट्स हैं उनके हवाले से भी लोग बड़ी तादाद में गौहर टिकट्स के बारे में आपने बताया, जरा सिक्योरिटी के बारे में भी बताइएगा। ये जो मैच होने जा रहा है सिक्योरिटी को लेकर कैसे इंतजाम देख रहे हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? सिक्योरिटी के लिए बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। 7,000 के करीब जो पुलिस एहलकार है वो स्टेडियम और जो टीमों की मूवमेंट के हवाले से निजी होटल है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और इसके साथ ही एलीट फोर्स के एहलकार भी और इसके साथ ही पाक फौज के दस्ते भी मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मौजूद रहेंगे। और जब ये टीमों की मूवमेंट हुई है, गुज़िश्ता रोज़ भी टीमों की जो मूवमेंट हुई है और आज भी जब टीमों की मूवमेंट होगी
तो इस दौरान मुकम्मल तौर पर जो रोड्स हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा और इस दौरान जो है टीमें जो है वीआईपी अंदाज में सख्त प्रोटोकॉल में जो है वो मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगी। कल दोनों टीमों की जानिब से प्रैक्टिस सेशन भी किया गया, कप्तान बाबर आजम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उनका ये कहना था कि हम नेपाल की टीम हमारे सामने है लेकिन हम इसको जो है आसान नहीं लेंगे क्योंकि हमने आगे भी मैचेस खेलने हैं। भारत ने जिक्र किया कि हाई वोल्टेज मैच जो है इसके बाद होने जा रहा है जिसका हम सबको इंतजार है, लेकिन आज के मैच में भी पाकिस्तान ने हमने ये देखा है कि अपनी फुल प्लेज जो साइड है वो नेपाल के खिलाफ उतारने का फैसला किया है और शायकीन क्रिकेट आज के मैच के हवाले से पुरजोश हैं। और बाबर आजम से हमने ये भी सवाल किया कि आपके रन्स को लेकर जो है पूरी कौम जो है वो इंतजार कर रही होती है बाबर कोई बड़ा स्कोर करें, तो बाबर ने यही कहा कि मेरे ऊपर ये प्रेशर जरूर होता है और मैं कोशिश करूँ आज के मैच में एक अच्छा स्कोर करूं और एशिया कप का एक अच्छा आगाज हो सके। अच्छा गौहर रहमान, कितनी जगह है शायकीन की स्टेडियम में और स्टेडियम के कैसे इंतजामात हैं और क्या श्रीलंका जो प्लेयर्स हैं नेपाल के, आपने बताया कि नेपाल की गुलकारा भी आज परफॉर्म करेंगी, बहुत ही शानदार चीज़ है ये तो जो स्टेडियम में शायकीन होंगे आपको लग रहा है कि वो नेपाली भी कुछ आए अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए या बस पाकिस्तानी होंगे? नेपाल के हवाले से अगर बात की जाए तो नेपाल की टीम ने पहली दफा एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है तो उनके फैंस भी बड़े पुरजोश हैं। हमने देखा भी है कल के भी थोड़े से हमें फैंस नजर आए, खास तौर पर क्योंकि हमारा इंटरेक्शन जो जर्नलिस्ट है नेपाल के उनसे हुआ है क्योंकि नेपाल के कप्तान ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो हमें पहली दफा नेपाल के जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़ी तादाद में नजर आए और वो भी बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से नेपाली जो फैंस हैं वो भी ग्राउंड में हुए। ग्राउंड के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का शुमार एशिया के खूबसूरत तरीन ग्राउंड्स में किया जाता है। इस ग्राउंड की मजमूई तौर पर जो कैपेसिटी है वो 30 से 35 हज़ार के दरमियान है और पिछले जो इस स्टेडियम के रिकॉर्ड के हवाले से बात की जाए पाकिस्तानी टीम का रिकॉर्ड है वो इस स्टेडियम में बड़ा अच्छा रहा है। पाकिस्तानी टीम ने अब तक इस स्टेडियम में 10 के करीब जो वनडे मैचेस हैं वो खेले हैं जिसमें से 7 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं यहाँ पर हमने देखा कि इंग्लैंड ने टूर किया, वेस्ट इंडीज ने टूर किया, पीएसएल का आगाज भी इसी स्टेडियम से हुआ था। पीएसएल का आगाज भी इसी स्टेडियम से होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम अपनी यही रवायात को कायम रखेगी। गौहर आप हमारे साथ ही रहिएगा, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अगेन वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। पीजे साहब बताइएगा कैसा मैच लग रहा है आपको? गो के नेपाल के साथ आज पहला मैच हमारा होने जा रहा है, तो सर भारत के बगैर कुछ रंग फीका सा नहीं है हमारे इस एशिया कप का? अगर पाकिस्तान में भारत खेलता तो उसका कुछ और क्रेज, कुछ और मोमेंटम होता। ठीक है ये चीज़ें तो चलेंगी बट कमी बड़ी शिद्दत से फील हो रही है। बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारे राइवल्स हैं और मैं क्रिकेटिंग राइवल्स की बात करूंगा और ऑब्वियसली फैंस पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में दोनों चाहते हैं खेलें, लेकिन बदकिस्मती है ये बीजेपी गवर्नमेंट कि वो अपने क्रिकेटर्स को महरूम रखते हैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल एशिया कप है, इंडिया को खेलना चाहिए था यहाँ, लेकिन जो अभी हमारे ज़का अशरफ इनकी मीटिंग्स हुई हैं उनके जो ऑफिशियल हैं रॉजर बिनी बताया जा रहा है कि वो भी आएंगे पाकिस्तान और सेक्रेटरी जो है शिव वो भी आएंगे शाह साहब। सो द क्वेश्चन इज चले आएंगे देखेंगे क्या होगा, लेकिन मैं एक चीज़ पे रिजर्वेशन है, दो चीज़ों पे। एक आपने भी जिक्र किया कि जी आयमा बेग आएंगी। देखिए मुल्तान है एक शहर, एक औलिया का शहर है। आई वुड हैव हैड कवाली है बिकॉज दैट ब्लेंड्स इन विद मुल्तान। ये तनकीद नहीं है, ये एक सजेशन है। दूसरा, जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के दो होते हैं, आप कोवर्ट सिक्योरिटी दिखाएं। मुझे याद है कि यहाँ कई टीमें आती हैं और बाद में लोग बातें करते हैं और यार इतनी सिक्योरिटी के साथ अगर हमने क्रिकेट खेलनी तो हम यहाँ क्यों आए। ये हिंदुस्तान में भी होता है, वो इतनी दिखाते हैं और आप ज्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये ज्यादा देखते हैं। तो ये एक फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये एक मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा नहीं है। कैमरास लगाओ, दबा के लगाओ एंड आप वो कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी रखो, बिल्कुल रखो सिक्योरिटी लेकिन डिस्क्रीट। इसके अंदर एक एटमॉस्फेयर आपका बनेगा और बनता है। बिल्कुल पीजे मीर साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी में तो प्लेयर्स को लगता है कि हम कोई जंग जीतने जा रहे हैं, हम मैच खेलने नहीं जा रहे।
अच्छा पीजे मीर साहब, 15 टूर्नामेंट हो चुके हैं एशिया कप के और ये वाला एडिशन इस हवाले से भी कुछ डिफरेंट है। नेपाल पहली दफ़ा इसमें परफॉर्म कर रही है। अगर हम तारीख उठाकर देखें तो 40 साल तारीख में एक बार भी पाकिस्तान और भारत आमने सामने नहीं आए हैं फाइनल में, और फाइनल सबसे ज़्यादा मैच ये टूर्नामेंट जीता एशिया कप का। इस बार आपको क्या डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि इस बार तो आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान है टॉप पोजीशन पर, तो आपको लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैच होगा फाइनल में और पाकिस्तान जीत सकता है एशिया कप? देखें, हमारे दोनों का तो प्रेशर हमेशा रहता है, वेदर यू प्ले क्लब क्रिकेट, लीग क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट, जो भी होता है आपका वो हमेशा एक वो राइवलरी रहती है, 1-to-1 भी एंड टीम टू टीम भी। अब इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियंस है श्रीलंका, प्रेशर उन पे है बिकॉज दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। लेकिन जब हम बात करते हैं ना डिफेंडिंग चैंपियंस की और इंडिया और पाकिस्तान की, आप नेपाल को अंडर एस्टिमेट ना करें। उसका जो उनका जो कैप्टन है रोहित पौडेल, ही इज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन वनडे इंटरनेशनल्स आफ्टर बाबर आजम। तो आप उसको भी आप अंडरमाइन ना करें। फिर उसके बाद इनका क्या है, वो संदीप लामिचेन है, वो उसके 111 विकेट्स हैं 49 वनडे के अंदर। सो आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे क्योंकि इनका काफी एक्सपीरियंस है और इस एडिशन के अंदर आई थिंक दे विल ट्राई एंड बिकॉज इन्होंने क्वालिफाई किया है दे विल ट्राई इवन मच हार्डर। इनमें भूख है। क्रिकेट के अंदर हमेशा वो टीमें जीतती हैं जिसमें हंगर है, और मैंने बड़ी बड़ी टीमों को देखा है कि वो क्या दुनिया को हरा देती हैं। हम हार गए थे 2007 में आयरलैंड के साथ। भूख होनी चाहिए आपके अंदर कि जब आप जाते हैं ना, रिपोर्टर ने बताया कि भाई बाबर आजम प्रेशर में, बिल्कुल प्रेशर में, और अच्छी बात है क्योंकि आप प्रेशर में ये जब इतने लेवल पे आप क्रिकेट खेलते हो तो आप पे प्रेशर होता है। मुझे याद है कि गैरी सोबर्स का मैंने एक इंटरव्यू किया तो मैंने कहा आपकी सक्सेस क्या है? वो कहता है मेरे अंदर जितने हजारों रन मैंने किए हैं, लेकिन जब मैं खेलने जाता हूँ मेरे पेट में बटरफ्लाईज हमेशा होती है और मैं 1000 दफा स्किप करता हूँ बिफोर द गेम। सो ये जो प्रेशर होता है ये हर एक पे होता है, होना चाहिए। आपने प्लेसेड नहीं होना, डोसाइल नहीं होना। अब प्लेसेड और डोसाइल की बात है, मुल्तान की विकेट बड़ी फ्रेंडली विकेट है, ये बैट्समैन को फेवर करती है। और जो आपके पेस बॉलर्स हैं, जो हमारे 3 जो है, अफरीदी है, नसीम है और रऊफ, ये लड़के मैं समझता हूँ कि हमारे की प्लेयर्स होंगे इस मैच के अंदर। और जो हमारे स्पिनर्स हैं, आई थिंक शदाब और इफ्तिखार, दे विल प्रोबब्ली प्ले अ रोल इन द मिडल। और ये जो चीज़ है हम देखेंगे कि इसको नेपाल किस तरह काउंटर करता है, लेकिन इस मैच को आप राइट ऑफ ना करें। बिल्कुल। अच्छा पीजे साहब, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। सर 2 सितंबर को जो भारत के साथ मैच होने जा रहा है मैं उस पर बात करना चाहूँगा। इतने टेंस माहौल में, नव्स की इस गेम में पाक भारत मुकाबला होगा एशिया कप का, इसलिए भी ये मैच बहुत अहम होगा क्योंकि आगे फिर वर्ल्ड कप भी हो रहा है। तो तमाम खिलाड़ी जो हैं अक्सर तो नए हैं, तो बाबर आजम की खुसूसी मैं बात करूंगा, उसकी कैप्टेंसी को इन हालात में कहां रेट करेंगे? क्योंकि एक बात ये भी कही जाती है कि अक्सर टेंस सिचुएशन में बाबर आजम जो हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है ना थोड़ी सी ज़रा डिस्टर्ब होती है, शेकी होती है। तो आपको क्या लगता है, वाकई ऐसा है सर? इतने लेवल के ऊपर बाबर का वो एक्सपीरियंस नहीं है इन प्लेयर मैनेजमेंट जितना आपके मोटिवेटर्स होते हैं, आपके कोचेस होते हैं। आपने कहा ना कई नए लड़के आए, बिल्कुल आए, तो नए लड़कों को आपने ज्यादा मोटिवेट करना है, उनको आपने पुश करना है, इंकरेजमेंट देनी है, बिकॉज इस लेवल के ऊपर ये बहुत प्रेशर होता है। मुझे याद है जब मेरा डेब्यू हुआ था और मेरे साथ जावेद मियां था, तो हमें आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, माजिद खान, ये हमें गाइड करते थे, ये बताते थे कि इस तरह। एक बड़ी छोटी सी बात की आसिफ ने, हमारे कैप्टन थे वो, कि जब आप अंदर जाओ तो जोर जोर से बोलो यस नो। मैंने कहा जी वो क्यों? वो कहते हैं कि ये आपकी जो अंदर वो घबराहट होती है, टेंशन होती है इंटरनेशनल फील्ड पे, ये खत्म हो जाती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि जो आपको गाइड करते हैं। क्रिकेट तो जितनी आपने खेल लिया, एक्सपीरियंस है, उसके बायस तो आप खेल गए, लेकिन इस बड़े एरिना के ऊपर जो आपका सवाल है कि हमारे जो लड़के हैं इनको मोटिवेशन चाहिए, इनको इंकरेजमेंट चाहिए। ये नहीं कि आप इनकी जाके टेक्निक्स चेंज करें। अच्छा, जिससे आए हैं उसी को खेलेंगे। बिल्कुल। लेकिन सर आज के मैच पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज का मैच इसलिए भी फेवरेट भी है क्योंकि पाकिस्तानी टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, तो प्रेशर तो उस तरह से इतना नहीं होगा। लेकिन सर आज ऑलराउंडर को ड्रॉप किया गया है, फ़हीम अशरफ को, उसके अलावा सऊद शकील, वसीम जूनियर को भी ड्रॉप किया गया है। ये आप डिसीजन कैसा देखते हैं पिच को देखते हुए, क्योंकि बॉलिंग पिच उस तरह से नहीं होती है?
देखिए फ़हीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, क्रिकेट के अंदर बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये जो अगर आप किसी को ड्रॉप कर देते, इट डजंट मीन एटलीस्ट इन कंटेम्प्रेरी क्रिकेट कि आप बिल्कुल बाहर हो गए। आपने ए और बी प्लेयर्स जो होते हैं, बी डजंट मीन कि वो बी क्लास है। तो जब आपका प्लान और प्लान बी होता है तो आप विकेट के हिसाब से अपनी टीम बनाते हो। बड़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट अगेन ये इस कॉम्बिनेशन को आप उसी वक्त रिजल्ट देखेंगे जब आपकी परफॉर्मेंस सामने आएगी। सो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो वो ड्रॉ गया तो वो नहीं हुआ। आपके पास इस वक्त एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, 2 अच्छे स्पिनर्स हैं और साथ साथ आपके पास 3 अच्छे पेसर्स हैं। फिर आपका बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है। सारे एक्सपेक्ट करें, उम्मीद करें कि बाबर, लेकिन बाबर पे हमें डिपेंड नहीं करना है। ये गेम ऑफ क्रिकेट है, वन बॉल गेम है, ये सिर्फ 6 और बॉलों के पूरी अंदर टीम की मेहनत मैटर करती है इसमें। सिर्फ एक बाबर आजम पर आप रिलाई नहीं कर सकते, एक दो प्लेयर्स पर आप रिलाई नहीं कर सकते। पीजे मीर हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स तज्जियाकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज 2:30 बजे होना है, इवेंट का आगाज़ हो जाएगा टूर्नामेंट का। बड़ा ही शानदार इवेंट देखने को मिलेगा। डिटेल्स तो आपको बताते ही रहेंगे। अभी लेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। पाकिस्तान में जहां बेशुमार मसाइल हैं, बल्कि इस टाइम जो लम्हा मौजूद है, पाकिस्तान एक मसाइलिस्तान जो बना हुआ है। जिस चीज़ पर बात करें, महंगाई का रोना रोएं, अब मईशत का रोना रोएं, अमन व अमान का रोना रोएं, अपने हालात का रोना रोएं, तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, इश्यूज़ तो हैं, मसले मसाइल तो हैं। लेकिन इस वक्त जो बहुत ज़्यादा जो मेजर मसला बना हुआ है वो ये है, इस वक्त पाकिस्तान में अद्वियात की अशा बहुत शदीद किल्लत है। अद्वियात नायाब हो चुकी हैं, 150 से ज़ायद अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। और इनमें वो अद्वियात हैं जो कि डेली यूज़ की हैं। शुगर के पेशेंट जो हैं, जो इंसुलिन यूज़ करते हैं, उसकी किल्लत है। इसके अलावा आम मेडिसिन हैं। अब इस मुल्क के अंदर अद्वियात का नापैद होना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, गवर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी लम्हा फिक्रिया है कि अद्वियात ही नायाब हो चुकी हैं। बिल्कुल, अद्वियात नायाब हो चुके हैं जिससे लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कैसर सज्जाद, साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं पीएमए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कैसर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला न्यूज़ मॉर्निंग के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेन वजह बता दें कि 150 से ज़ायद अद्वियात हैं जो इवन कुछ फार्मासिस्ट कहते हैं कि कभी भी वो नायाब नहीं हुई, ऐसी भी नॉर्मल सी अद्वियात नायाब हो गई हैं। उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम ये है सारा कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो दवा की जो कीमतें हैं उनको बढ़ाने का मसला है। और वो जब दवा की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, और उसकी बहुत सारी वजह है। एक वजह तो यही है कि वो हमारे पास से यहाँ जो उसके सॉल्ट हैं वो यहाँ पाकिस्तान में बनते नहीं हैं, वो बाहर से मंगवाए जाते हैं। और जब बाहर से मंगवाए जाते हैं तो फिर आप समझ लें कि वो फिर डॉलर के हिसाब से वो आते हैं। जैसे जैसे डॉलर बढ़ता रहता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फार्मा, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। उनका कहना यही होता है कि साहब हमारी कीमतें बढ़ गई हैं। अब डेफिनेटली वो ऐसे नहीं बढ़ाते हैं, ब्लैक में होता है, और या फिर ये कि उसको फिर शॉर्ट हो जाता है, मार्केट में बनाते नहीं है कि जी हमारे जो है वो उस पर हमारे साथ हो नहीं रहा है, हम इतनी कर नहीं पा रहे, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। लेकिन सर ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ये जो वजूहात आप बता रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जस्टिफाइड हैं? मेडिसिन का किसी भी सूरत में नायाब होना सर समझ से बालातर है। ये तो ड्रैप के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। इसके अलावा सर जो हम ये सुन रहे हैं कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो मुल्की हालात की वजह से बंद होकर अपनी डीलरशिप ख़त्म करके मूव कर गई हैं यहाँ से, ये भी रीज़न एक बताई जा रही है। ये जो है ना, मैंने जवाब दिया है आपके पहले सवाल का कि इसकी रीजन क्या है। ये रीजन ये बताई जाती है, लेकिन जो दूसरा सवाल है आपका कि ये दवाइयों की कीमत बढ़ाना, ये कहीं पर भी मौजूद नहीं है। या उसको ये कहा जाए कि इन हालात में जो कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जो इस वक्त इकोनॉमी है, इस हवाले में कहीं पर भी ये सूट नहीं करता है कि जी आप दवा की कीमत बढ़ा दें। और दवा की कीमत बढ़ाने का मतलब ये है कि लोगों की जान से खेलना है। तो ये एक इशू है, ये सबसे बड़ा एक इशू है कि जिसको कि हम कहते हैं कि ये इस मुल्क के अंदर हम सही से किसी चीज को मैनेज नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, ड्राइव का बहुत बड़ा काम है इसके अंदर, जो कि नहीं हो पा रहा है। जो दवाइयों की बातें होती है कि जी बाहर से मंगवाई जा रही हैं और उसमें
डॉलर की कीमत बढ़ गई है, जिसमें दवाइयों की कीमत भी बढ़नी चाहिए और बढ़ाई नहीं जा रही है। तो ड्रैग जो है सीधे सीधे दवाइयों की कीमत बढ़ा रही है, और साथ में ये होता है कि वो दवाइयों की जो अवेलेबिलिटी है वो भी इंश्योर नहीं करती है। तो उससे क्या है, इसका सीधा सीधा हिसाब किताब हम कहते हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये कहती है कि इनके साथ बैठ के इनका जो जेन्युइन मसला है वो उसको हल किया जाए, और इसमें बहुत आसानी से हो सकता है। अच्छा डॉक्टर कैसर, आपने जो बात की वो बिल्कुल 100% बता दूं, एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो टैक्स लगाया जाता है इनके ऊपर, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है अपनी दवाओं की प्रमोशन में बहुत सारी वो प्रमोशन के लिए बहुत सारी काम करते हैं डॉक्टरों के साथ, और उनके बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सब चीजें अगर खत्म की जाए तो दवाओं की कीमतें ऑटोमेटिकली कम हो सकती हैं। इसके बहुत सारे और तरीके हैं। अच्छा। लेकिन हम वो करते नहीं है, हम वो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सिंपल ये रहता है कि भाई दवा की कीमत आसान होता है, दवा की कीमत बढ़ा दो बस। अच्छा, अगर वाकई यही मसला है कि दवा की कीमत बढ़ा दी जाएगी तो वो जो मेडिसिन है वो आम लोगों की पहुंच में आना शुरू हो जाएगी, मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो सर हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, जो पहले एक चीज़ 150 रुपये की थी वो अब 300 से ऊपर चली गई है। तो ये मसला तो जेन्युइन हो सकता है कि कीमतें बढ़ाई जाएं, तो इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या होता है? कि ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मार्केट से ऐसी अद्वियात गायब कर दें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हो सकते हैं। मैं तो यही आपसे बात कर रहा हूँ ना कि ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, मैं कह रही हूँ प्रॉपर तरीक़ेकार क्या होता है, किस तरह से आप अद्वियात की कीमत बढ़ा सकते हैं? ड्रैब का इसमें क्या किरदार है? भाई इसका सीधे सीधे यही होता है ना कि इनसे बात होती है इन लोगों से, जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले हुकूमत से कहते हैं कि साहब हमारा नहीं हो रहा है, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। जिस तरह से अभी बात हुई कि जो इंटरनेशनल फार्मा वाले हैं वो कहते हैं हम बंद कर रहे हैं, अपनी दुकान बंद करके हम जा रहे हैं। तो अब चले जाते हैं कि जी हम नहीं कर पाते, हमें आपकी जो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल में हमें करना ये पड़ेगा कि आपको जो तरीक़ेकार मैंने बताई है इसमें बैठ के प्रॉपर तरीके से स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करें, और जैसे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है और दूसरे इदारे हैं उनको शामिल किया जाए, तो उससे जो है ये कोई सही तजवीज़ निकल के आ सकती है। लेकिन सिंपली कि सरकार बैठती है और बैठ के कहती है कि हाँ ठीक है जी ये है, हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो वो जो बढ़ता है। और दूसरी चीज दवाइयों की कीमत, एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं कि दवाइयों की कीमत बढ़ा भी दी गई है, कितने 400% से ज्यादा दवाइयों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन इवन देन वो दवाइयाँ अवेलेबल मार्केट में नहीं है। लोग एक स्टोर पे जाते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं, तीसरे पे जाके उनको ब्लैक में मिलती है। लेकिन ये जो अननेसेसरीली लोगों को परेशान करना, एक मरीज है जो कि उसका ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो सर आपने जो निशानदेही की है बिल्कुल ठीक कही है। हमारे यहाँ सर दोहरा अलमिया है, बल्कि तेहरा अलमिया है। वो पहला तो ये है कि अब आपको भी पता, कुछ दिन पहले खबर भी आई थी जब एक वज़ीर मौसूफ थे, उनकी अपनी ही कंपनी में जिस तरीके से जानलेवा जा उसके अंदर ये खबरें आई थी कि मेडिसिन में शामिल है। शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे दवाइयाँ भी सर 2 नंबर मिलती हैं, बाहर तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर सर अगली अजियत ये होती है कि चलें ठीक है दवाएं महंगी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद नायाब हो जाती हैं, फिर नायाब होती हैं तो फिर बाद में ब्लैक में फ़रोख्त होती हैं। तो सर ये पाकिस्तान में सेहत के हवाले से इतने बड़े इश्यूज़ हैं तो इनको कोई एड्रेस क्यों नहीं करता? महकमा सेहत हमारा कहाँ पर मौजूद है? आपका जो सवाल है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डे 1 से इस पे कॉन्फ्रेंसेस, इस पे सेमिनार, इस पे मीडिया पे जैसे आपसे बात हो रही है, बेतहाशा बात की गई है। जिस तरह से आप दूसरी चीजों को ले लें कि लोग शोर मचा रहे हैं, बिजली की वो जो बिल आ रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन होना हमारा कुछ नहीं है इस मुल्क के अंदर। हम तो फेल हो गए। आज आपके इस चैनल के हिसाब से मैं बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर गरीब आदमी का या जो फंडामेंटल राइट्स है जिसको हम कहते हैं, उसका यहाँ पे बेड़ा गर्क है, और लोग मजबूर हैं कि महंगा इलाज कराने के लिए और साथ साथ महंगी दवाई लेने के लिए, और दवाइयाँ 2 नंबर की दवाइयाँ। ये जो आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान में सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिया में भी 2 नंबर की दवाइयाँ, जाली दवाइयाँ बहुत सारे मुल्कों में बिकती है इसी वजह से। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर 40 to 45% दवाइयाँ जाली बिकती हैं। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। यही वजह है कि आप कहते हैं कि यार मेरे जो अब्बा है या अम्मा है
वो एक हफ्ते से अस्पताल में दाखिल है। लास्टली डॉक्टर उनका साहब, बुखार सर ही एक नहीं मुद्दा ये भी है, जिस तरह आपने कहा कि इस पे आवाज़ उठाई जाती है, पीएमए है, लेकिन सर ये चीज़ भी अपनी जगह फैक्ट है कि जिस शिद्दत के साथ वाईडीए हो या पीएमए हो, डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा हो, उनके अपने मुतालिबात होते हैं और बड़े जेन्युइन मुतालिबात होते हैं, जिस तरह तब एहतजाज किया जाता है, ओपीडीज़ बंद कर दी जाती हैं, बाकायदा अपना प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर्ड करवाया जाता है, सर उसी शद्दोमद के साथ इस तरह इन इश्यूज़ पर आवाज़ नहीं उठती हमें नज़र आती। क्योंकि यहाँ पर सफ़र करने वाले आम आवाम हैं, वहाँ पर सफ़र करने वाले डॉक्टर्स हैं जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक चीज आपको बता दी, जो पाकिस्तान, मैं वाईडीए की बात तो नहीं कर रहा, वाईडीए बहुत एग्रेसिव है, वो बहुत काम करते हैं वो लोग भी, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कभी भी बहुत एग्रेसिव काम नहीं करती। हम हड़ताल नहीं करते हैं, हम हड़ताल के अगेंस्ट है। कभी भी हमने इस चीज को आपने नहीं सुना होगा कि पीएमए जो है इतनी एग्रेसिव जाके करती है। हम जो एक प्रॉपर तरीका होता है प्रोटेस्ट का वो हम पर करते हैं, और इससे हमने बहुत इवन के हमने टोकन स्ट्राइक में हिस्सा भी लिया है कि हाँ जी बिल्कुल हम जो है 2 घंटे की ओपीडी बंद होगी। लेकिन प्रॉब्लम सारा ये है कि सब कुछ करने के बाद हम, और ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं ना, आप ये मैं पता नहीं कितने सालों से कितनी दफा कर चुके हैं हम ये प्रोग्राम। हमने जाली अद्वियात के ऊपर कितने प्रोग्राम कर चुके हैं। हम जो है ये महंगी दवाइयों का इलाज, प्रॉपर इलाज का, सरकारी अस्पतालों के हालात का, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ अवेलेबल। सर मसला ये है कि आप और हमारी तरह के जो बेख्तियार लोग होते हैं वो सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं, इस पर बात ही कर सकते हैं। असल तो मामला बाब इख्तियार का है जिन्होंने इन मसाइल को हल करना है। और बैठे हुए हैं हर इदारे में, हर जगह चीनी माफिया, मेडिसिन माफिया और कौन कौन से माफिया जिनके नाम भी नहीं आप यहाँ ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे। और जब इस तरह के मामला होते हैं, जब मार्केट से अद्वियात गायब हो जाती हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होती हैं, वो मार्केट में आ जाती हैं। तो जब एक गरीब बंदा जो एक मर रहा है एक बीमारी से और उसको कोई भी ऑल्टरनेट मेडिसिन भी मिलती है तो वो फ़ौरन उठा लेता है। उसको ये इल्म नहीं होता कि वो ब्लैक में मिल रही है या फिर वो एक अनरजिस्टर्ड कंपनी ने बनाई है। ये तो पाकिस्तान के मसाइल हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है जितना रोया जाए उतना कम। एग्जैक्टली कि जब गुर्बत बढ़ती है तो क्राइम रेशो भी बहुत बढ़ जाता है। बहुत सी और हमने आपसे स्टोरीज डिस्कस करनी है। एक ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। वंस अगेन व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यूज़ मॉर्निंग। अच्छा, अभी हमने बात करनी है कि इलेक्शन में जो ताख़ीर का एक मामला है और उस पर बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इलेक्शन कब होंगे। कभी कुछ हल्की बात करते हैं कि जो निगरान सेटअप है ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है, आज हमने उस पर बात करनी है। पीपल्स पार्टी गो के इत्तेहादी हुकूमत में थी और बहुत से फैसलों में उसका भी किरदार था, लेकिन ओनरशिप कहीं लेती नज़र नहीं आ रही है। अब वो भी बातें करें कि उनको भी लग रहा है कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। और उसका एक इशारा यहाँ से भी मिलता है कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की थी और उसको अब रोक दिया गया है। अच्छा, तो ये इशारा है, ये सिर्फ इनको तो इस चीज़ का था, लेकिन अब शायद ये डाउट में होंगे, लेकिन अवाम यकसू हैं। अवाम को दूर दूर तक नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस होते नज़र नहीं आ रहे। अवाम को इस चीज़ का पूरा यकीन है। अब इलेक्शंस में ताख़ीर की वजह क्या है, इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे और इसके हमारे सियासी हालात पर क्या असर होगा, इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी बदर मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बदर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका। बदर साहब, क्या देख रहे हैं, आपकी सहाफ़ती सियासी बसीरत क्या कहती है? पीपल्स पार्टी ने तो अपनी कैंपेन रोक दी है और बज़ाहिर जिस तरह आम शख्स तज़ब्ज़ुब का शिकार है, अब पीपल्स पार्टी को भी आइडिया हो चुका है इलेक्शन तो होंगे नहीं, कि सियासी कैंपेन इस वक्त करके सिर्फ पैसे का ही ज़िया होगा। आपको कोई मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? आयशा और वजाहत, बहुत शुक्रिया मौका देने का। देखिए, जब आपने ये कह दिया कि सभी को नॉलेज है कि इलेक्शन नहीं होने, तो सियासी पार्टियां भी इसी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका यही ख्याल था जब पीडीएम की हुकूमत बनी और वज़ीर ख़ारजा बनाया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, तो उन्होंने तो लॉन्च कर दिया था कि जी ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। लेकिन जब डिमांड शुरू हो जाए, मुतालबा किसी पार्टी की तरफ से आए कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, अभी इनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, बल्कि इमरान खान
पीटीआई के चेयरमैन की हमायत करने वाले एतजाज अहसन भी मौजूद थे जब सेंट्रल वर्किंग कमेटी की तरफ से एक मुश्तरका डिमांड आई है कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो, वरना आईनी क्राइसिस जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस मुल्क में जन्म लेगा। तो शक जो है वो ज्यादा यकीन की तरफ बढ़ रहा है। एक बहरान दर बहरान और आएंगे और एक नई शक्ल बनेगी। अच्छा, लेकिन इस वक्त बहरान तो बहुत है बदर मुनीर साहब। जी। अभी जो मुल्क के हालात हैं, पेट्रोल की जो प्राइस है, डॉलर कहाँ चला गया, मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, इसमें ज़्यादा जो कुछ हल्के हैं वो नून लीग को कोसते नज़र आते हैं। लेकिन जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो इत्तेहादी हुकूमत थी। इसमें आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है आज जो इस हालात में है? 16 माह के बाद जो मुल्क इस हालात में है, इत्तेहादी गवर्नमेंट थी, मुतफ़िका तौर पर फैसले होते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी मंजरनामे से गायब है। बड़ा स्मार्ट प्ले की है, क्या रोल हो सकता है पीटीआई पीपल्स पार्टी का इसमें? देखिए, जैसे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर जितने सियासी तजियाकार हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई सही सियासत या सियासी चाल चलने वाले कोई सियासतदान है तो वो आसिफ अली जरदारी हैं। उन्होंने बहुत ही स्मार्ट, जैसे आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, कि बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ खेला। पीडीएम की हुकूमत में पीटीआई की जो हुकूमत गई, बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी जो हिस्सा था वो डाला, और वो वजारतें ली जिनका पाकिस्तान के मुआशी बहरान से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। वजारत खारजा लेकर बिलावल भुट्टो को पूरी दुनिया में घुमाया, हर मुल्क में, हर शहर में वो गए और सरबराहान मुमलकत जो दूसरे मुल्कों के थे उनसे मुलाकातें की, उनसे रिलेशन बने। जैसे मैंने कहा कि लॉन्च तो उन्होंने पीटीआई की हुकूमत के बाद जब वजारत खारजा ली तो बिलावल भुट्टो को लॉन्च तो कर दिया था, लेकिन कि अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जैसे पाकिस्तान में ऐसा मार्शल्लाह भी आए, जमहूरियतें भी मुख्तलिफ शक्लों में आई, लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है वो मेरा ख्याल में सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे पेचीदा सियासी सूरत हाल है, जिसमें किसी सियासी पार्टी जो पीडीएम में है या जेल के अंदर चेयरमैन पीटीआई हैं, किसी सियासी पार्टी। वैसे बदर साहब, आपको लगता है, लेट्स सपोज अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं टाइमली, आपको क्या लगता है कोई भी पार्टी ऐसी है इंक्लूडिंग पीटीआई एंड पीएमएलएन जो कि 2/3 मेजॉरिटी लेने की उसके अंदर इतनी हिम्मत हो या सकत हो, लेने की अहलियत रखती हो? या आपको लगता है कि अगर इलेक्शन होते भी हैं तो वही एक हंग सी पार्लियामेंट वजूद में आएगी जिसके अंदर वाज़े नुमाइंदगी नहीं होगी, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई इत्तेहादी हुकूमत बनेगी जैसे पीटीआई के टाइम में बनी थी? वजह, मैं 1988 से जर्नलिज्म में हूँ और मेरी जो स्पेशलिटी रही है वो सुपीरियर कोर्ट्स की रिपोर्टिंग और असम्बलियाँ टूटने के केसेस और किस तरीके से इत्तेहाद बनते हैं, टूटते हैं, क्या सूरत हाल होती है। मेरी इतनी लाइफ के बाद ये पहली सिचुएशन है जिसमें जिन्होंने जो बिसात बचाते हैं उनको भी नतीजे का नॉलेज नहीं है। कौन सा अदारा क्या फैसला करेगा, कहाँ से डायरेक्शंस आएंगी, कौन हदायत देगा, किसी को कोई नॉलेज नहीं है। और ये जो बिजली का बहरान है, बिजली के बिलों का बहरान है, कुछ और बहरान है, मुझे ऐसे लगता है कि ये कुछ एक नई सूरत पाकिस्तान की सियासत इख्तियार करेगी जिसमें अवाम को तसल्ली हो जाएगी कि अगर इलेक्शन कोई ज्यादा देर के लिए मुलतवी हो जाते हैं, ताखीर का बायस होते हैं, तो अवाम कुछ कर नहीं पाएगी। और अभी भी जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो कल इजलास किया कि जी बिजली के बिलों में कमी कर दी जाए, तो वो तो बेबस है। अच्छा बदर साहब, केयर टेकर गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस है और केयर टेकर गवर्नमेंट का उस तरह से भी इतना नाम नहीं आता कि वो कोई भी डिसीजंस लेती है, ओनरशिप नहीं होती है, कोई उनको ब्लेम नहीं करता बिकॉज उनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। शायद ये भी वजह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। बदर साहब, अभी ये भी तो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कोई पार्टी इक़्तिदार में आना भी तो नहीं चाहती। ये जो हालात हो गए हैं इनको सही करने का प्लान ही किसी के पास नहीं है। आने कौन देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। आना नहीं चाहती, आना तो चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि
जो ख्वाब थे कुछ पार्टीज के बड़े लीडरों के, वो तो खत्म हो चुके हैं। और कौन सी पार्टी को लोग वोट देंगे? क्या मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे, जिस पर बिजली के बिलों का या कुछ और जो बहरान है उन पर इल्जाम आयद किया जा रहा है? और मुस्लिम लीग नून जो है वो पीटीआई पर इल्जाम आयद कर रही है कि जी IMF के साथ जो मुआहदा था वो तो पीटीआई ने किया है। तो हर शख्स जो है वो दूसरे पर उंगलियां उठा रहा है। तो इस वक्त कोई ऐसी सियासी जमात जिसको मैं बोलूं कि मकबूलियत के आला दर्जे पे है, अभी तो मेरे ख्याल में चेहरा छुपाने का वक्त है। अभी कौन कौन चेहरा छुपाता है? और मेरी तो ये भी इतला है कि कुछ दिनों के बाद पीपल्स पार्टी की कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं वो नया की जद में आएंगे, और पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी भी ज़ेरे अताब आ सकती है। बदर साहब, वैसे जिसका आपने इशारा किया, बैठेंगे सब लोग, जिसका आपने इशारा किया है शनी, तो ये भी है कि यही निगरान सेटअप जो है यही आगे प्रोलॉन्ग करेगा और कोई नेशनल गवर्नमेंट टाइप के कुछ जो है ना हुकूमत बनेगी जिसके अंदर कुछ हिस्सा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का होगा एक्सक्लूडिंग पीटीआई। तो आपको लगता है कोई इसी तरीके का कोई सियासी ढांचा तश्कील देने की कोशिश की जा रही है कि जो इस सिस्टम को लेकर आगे चले, इलेक्शन साल या 2 साल तक ना हो? अक्टूबर में आपको भी पता है, मैं भी जो बात कर रहा हूँ और जो देखने वाले हैं उनको भी ये इशारा तो मिला होगा कि काफ़ी कुछ तब्दील हो जाएगा अक्टूबर के बाद, और कई फैसले आएंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेगा। अभी भी उनकी नज़रसानी की और कुछ और एप्लीकेशन जो हैं जो पंजाब में हुकूमत को कहा गया था कि वो इलेक्शन करवाएं मई में, वो भी समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आएंगी और बहुत अजीबोगरीब किस्म का सियासी मंजर होगा जिसके बारे में सियासी तज्जियाकार सिर्फ बात कर सकते हैं। कोई प्रेडिक्शन गालबन इस वक्त जो है वो किसी की पूरी। अच्छा बदर साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है सियासत पर, बड़ी अच्छी गहरी नज़र है आपकी। क्या एक रीज़न है, वो जेन्युइन रीज़न जिसमें कुछ हल्के इलेक्शन नहीं कराना चाहते, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके जो मेन लीडर है नवाज शरीफ साहब, वो तो अभी पाकिस्तान में नहीं है। अगर वो कुछ आएंगे, आने की कोशिश करेंगे, उनको कानून का सामना करना पड़ेगा, फिर कोई जमानत पर वो बाहर आएंगे, लोगों को चार्ज करने की, अपने कारकुनों को चार्ज करने की। ये तो वो बातें हैं ना जो पाकिस्तान बच्चे को मालूम है। अंदर की कुछ खबर बताएं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती अभी इलेक्शन कराना, क्या रीजंस हैं? देखिए, जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है उसमें कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात आकर हालात बेहतर नहीं कर सकती। जो अवाम के वोट हैं वो किसी सियासी जमात के अभी मकबूल वोट किसी के पास नहीं होगा, और जो वोट देना चाहते हैं वो सारी लीडरशिप उनके अंदर है। तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है कि क्या किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट के पास भी अभी कोई ऐसा हल मौजूद नहीं है, लेकिन 3-4 महीनों के बाद सूरत हाल सामने आएगी और जो पर्दे हैं वो उठेंगे और फिर पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। अभी एस्टेब्लिशमेंट के पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई हल है कि इसी केयरटेकर गवर्नमेंट को। आखिरी बात है जिसपे अवाम, एस्टेब्लिशमेंट, हमारी सियासी जमातें एक पेज पर हैं कि किसी को भी मालूम ही नहीं है वो चाहते क्या हैं, आगे होगा क्या। मुस्तकबिल हमारा इतना, ख़ास तौर पे सियासी जो मुस्तकबिल है वो इतना धुंधला चुका है, इतना पुलूट हो चुका है कि कोई वाज़ेह चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया बदर मनीर साहब आपके वक्त का। अच्छा, यही वो ऐसा चीज़ है जिस पे नज़र आ रहा है कि पूरी कौम इस वक्त एक इस तरह तज़ार है। इन्वेस्टर हमारे मुल्क से एक उड़ चुका है, जा चुका है, क्योंकि जब सूरत हाल गैर यकीनी होती है, जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, जब ये चीज़ होती है तो फिर ना तो इन्वेस्टमेंट आती है, ना तो कोई कारोबार यहाँ पर होता है। तो उसकी वजह से हमारी सबसे ज़्यादा जो डैमेज होती है वो इकोनॉमी होती है आयशा, और इकोनॉमी की ही वजह से शायद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। लेकिन बदर साहब ने एक तो चलें अच्छी खबर ये दी है कि 2 से 3 महीने में सब पर्दे उठ जाएंगे, चीज़ें वाज़े हो जाएंगी कि क्या होने जा रहा है आने वाले वक्तों में, और कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन खुद चाहती हैं ताख़ीर का शिकार हो, ताकि फेस सेविंग के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाए। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे बहुत सी स्टोरीज़ के साथ। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्क की जो हमारे हालात हैं, पे दर पे आवाम पर मुश्किलात हैं। ख़ास तौर पे कभी हम आँख खुलती है तो पता लगता है कि चीनी इतने रुपए महंगी हो गई है, आटा इतने रुपए महंगा, फ्यूल महंगा हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त जिसने सबकी जान शिकंजे में रखी हुई है, सबको परेशान कर रखा है, आयशा, वो है हमारे बिजली के बिल्स। इतने भारी भरकम बिल्स आ रहे हैं। के जो फ़र्द हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। लोग तो खुदकुशियाँ कर रहे हैं और भरमार हुई पड़ी है। इस तरह के बहुत से वाक़यात की मुल्क गिर एहतजाज भी हो रहे हैं और एक बड़े एहतजाज की कॉल दी गई और है। दूसरी जानिब आयशा, इससे पहले मसाजिद से बाकायदा ऐलानात हो रहे हैं और हालात इस नहज तक वीवर्स आ चुके हैं कि लोग सिविल डिसओबीडियंस की तरफ जा रहे हैं, सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब आप बिल्स जलाते हैं तो इसका मकसद रियासत से बगावत के ज़ुमरे में आता है। लेकिन इन हालात का जिम्मेदार कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वापटा के जो मुलाजमीन आप जो मीटर उतारने आते हैं, उनकी जो छित्रौल हो रही है, वो वीडियोस वायरल हो रही हैं। ये अवाम का गमो गुस्सा है। ये एक 16 माह से लोग बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब बर्दाश्त से शायद बाहर हो चुके हैं। जमात इस्लामी, जिसका बड़ा किरदार रहा है माजी में भी अवामी मसाइल को उजागर करने में, कराची में हमने देखा जिस तरह से बहुत एक्टिव रही है कराची के मसाइल को उजागर करने में। अब जमात इस्लामी ने कॉल दी है कि मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और ऐसा कोई शानदार एहतजाज होगा जो अरबाब इख्तियार को हिला कर रख देगा। 2 सितंबर से मुल्क गिर हड़ताल भी करने जा रही है जमात इस्लामी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर भाई, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बड़ी देर से हम ये प्लान कर रहे थे कि आपको स्टूडियो में दावत दें, मदू करें, और आज आप आ गए हैं। आपने खुद मौका दिया कि इतना बड़ा एहतजाज अब करने जा रही है जमात इस्लामी। क्या प्लान है, किस तरह से सारा ऑपरेट होगा और कौन कौन से हलकों को टच किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल आपने जो वजाहत साहब ने बात की, आपने की कि हर घर का मसला बन चुका है और हर बंदा इससे परेशान है, फैमिली का हर बंदा परेशान है। और बिजली का बिल आप देते हैं तो आपके पास पैसे नहीं बचते कि अद्वियात ले सकें, बच्चों की फ़ीस दे सकें और घर का जो खाने पीने का निज़ाम है वो चला सकें। तो ये वो हाल है जो घर घर की कहानी है। इस पर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल की जो है वो कॉल दी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम मकतबा फ़िक्र और शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का कि जिन्होंने इस हड़ताल की पहले लम्हे ही जो है वो हमायत की है और अमीर जमात को यकीन दिलाया कि हम लोग आपके साथ हैं। उसमें ताजर हैं, सनतकार हैं, तुलबा हैं, असातिज़ा हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, बहुत सारी दीगर जो तंजीमें, वकला की एक बड़ी तादाद और मुख्तलिफ उनकी तंजीमें जो हैं, उन्होंने ये इस पुरअमन हड़ताल की पूरी सपोर्ट की है कि हम इस काज के साथ हैं। और जिस लेवल पे ये मसला गया हुआ है, होगी, क्या कोई मार्च किया जाएगा या डिफरेंट पॉइंट्स होंगे जहां या पहिया जाम हड़ताल होगी? किस तरह की? ये शटर डाउन हड़ताल होगी। पहला जो इसका मरहला है वो शटर डाउन हड़ताल है कि जिसमें हम ये मैसेज दें कि तमाम मार्केटें बंद हैं और लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। और ये पुरअमन हड़ताल होगी। इस पर बाकायदा जो फोकस किया जा रहा है कि किसी किस्म की जो वायलेशन है, तोड़ फोड़ है, जलाओ और गिराओ का जो मामला है वो हमारा हदफ नहीं है, ना हमारी वो पॉलिसी है। जमात इस्लामी एक पुरअमन हड़ताल करेगी जो कि हमारा जमहूरी हक है। अच्छा कैसर भाई, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कैसर भाई आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते बड़ी देर के बाद अब हमें जमात इस्लामी मरकज़ के लेवल पर एक्टिव नज़र आई है? वरना कराची में हमने देखा कि कराची की जिस तरह आवाज़ बनी जमात इस्लामी और आवाम ने हाथों हाथ आपको कबूल किया, लोग तो वेलकम करने के लिए आप लोगों को तैयार बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मरकज़ की तरह से हमने देखा कि जमात उस तरीके से एक्टिव हमें नज़र नहीं आई जैसे माजी में हुआ करती वक्त से चला है। देखिए, जमात इस्लामी बहुत एक्टिव रही है। इशू ये है कि 13 जमातें हुकूमत में थीं, एक जमात जो है हुकूमत कर चुकी थी, तो एक जमात जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करती रही और पहले दिन से उसने कहा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमने क्लियर किया। इसी तरह आसफ़ अली ज़रदारी साहब आए कि आप हमारे साथ PDM में शामिल हों, हमने उसका इनकार किया। तो जमात इस्लामी ने पहले दिन से अवाम के साथ खड़ा होना पसंद किया है। वो अवाम थी कि हमने ऐलान किया कि हम इन दोनों के साथ उस तरह खड़े नहीं होंगे और ये जो है ये मसाइल का बायस है, मसाइल को हल करने वाले लोग नहीं हैं, इससे मसला बढ़ेगा। तो और आपने देखा कि मसला बढ़ा और जमात इस्लामी मुसलसल प्रोग्राम करती रही। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि जैसे ये चीज़ अब लोगों पर ये बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि IMF से जो मुआहदे किए गए हैं वो आवाम के सामने लाए जाएं, पार्लियामेंट में लेके आया जाए। बहुत क्रेडिट जाता है जमात इस्लामी को कि जो एक भेड़ चाल थी, सब लोग एक सिम्त में जा रहे थे, जमात इस्लामी ने इनकार किया
चाहे उनकी इतनी ज़्यादा सीटें भी नहीं थी, लेकिन वो अपने स्टांस पर खड़ी उसूली रही, मौक़िफ़ लिए, उसूली मौक़िफ़ पर खड़ी रही, ये क्रेडिट बिल्कुल जाता है। अभी प्लान क्या है, किस तरह एहतजाज को आप लोग, और अगले लेवल अगर ये एहतजाज काम नहीं करता, नेक्स्ट क्या प्लान होगा? देखिए, ये एहतजाज इंशाल्लाह काम करेगा, हम पूरे पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह ये निगरान हुकूमत जो है, ये कहते हैं जी हम कीमत कम नहीं कर सकते। कल इन्होंने जो तीसरे दिन भी निगरान हुकूमत की जो वफाकी कैबिनेट का इजलास हुआ है, भाई आप कम नहीं कर सकते तो आपको अजाफे का हक किसने दिया है? आप अजाफा क्यों कर रहे हैं? आप अयाशियाँ तो कम कर सकते हैं, आप निगरान आए हैं, अयाशियाँ कम करने की कोई चीज़ ले आएँ, मुराद कम करें, जो फ्री बिजली दे रहे हैं उसको ख़त्म करें। जिस बड़े पैमाने पर लोगों को आप मज़े करवा रहे हैं अशराफिया को, और उसके सारे का सारा जो बोझ है वो आवाम पर पड़ता है। 12 से 16 तरह के टैक्स हैं। आपके बिजली के बिल में 48% टैक्सेस की अमाउंट है। मैंने देखा कि 34,000 रुपये बिल है, जिसमें बिजली की कीमत, गो के बिजली की कीमत भी खित्ते में सबसे ज़्यादा है, और 18,000 रुपये बिजली की कीमत थी, और 16,000 रुपये के टैक्सेस हैं। 12 से 16 तरह के 16,000 रुपये के उस 34,000 में टैक्सेस थे। ये दुनिया के किस हिस्से में हो रहा है, किस मुल्क में हो रहा है? आप ये जो डेट रखी गई है 2 सितंबर, उस दिन पाक भारत मैच है, आपको नहीं लगता डेट आगे पीछे कर लेनी चाहिए थी? क्योंकि ये पाकिस्तानी जो कौम है, आवाम है, उनके लिए सिर्फ एक खुशी का जरिया होती है क्रिकेट। उस दिन लोग वहाँ बिजी होंगे, अगर आपकी जो हड़ताल है उसको उतना टाइम ना दे सके तो तफरी का मौका भी तो नहीं मिलता पाकिस्तानी आवाम को। देखें, ये बिल्कुल आपकी ठीक है, पाक भारत मैच में पाकिस्तान के साथ हमारी सपोर्ट है, हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआएं हैं, हमारी टीम है इंशाल्लाह जीतेगी और कौम को इस परेशानी के माहौल में एक आप कह लें कि खुशी का झोंका जो है वो मिलेगा। तो बेहतर है ना घर में मैच देखें, मतलब एक दिन छोड़ दें अपनी चीजें, जहाँ जहाँ एहतजाज हो वहाँ पे बड़ी एसएमडीज लगा दें। और आपका मैच तो लेट शुरू होना है, आप पहले हाजिरी लगाएं कि जी मैं एहतजाज में खड़ा हूँ और इस हुकूमत के इक़दामात को मैं मुस्तरद करता हूँ। कैसर भाई, ये बताएं कि अब जमात इस्लामी के बारे में एक तासुर ये भी होता है कि ठीक है ये लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जो सियासी इनकी जो हिकमत अमली होती है वो बड़ी अजीब व गरीब सी होती है, समझ नहीं आती है। जिनके खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं, बाद में फिर या तो पीटीआई से इत्तेहाद कर लिया जाता है और या फिर पीएमएल से इत्तेहाद कर लिया जाता है। तो इस इत्तेहादी सियासत में हमेशा जमात यूज़ हुई है और इसका नुकसान भी जमात इस्लामी को हुआ है। मुस्तकबिल में क्या इरादा है आपका? देखिए, ये जो बिल्कुल आपने सही कहा, इससे लोगों में एक कन्फ्यूजन थी कि जमात इस्लामी जो है वो इत्तेहाद में शामिल हो जाती है। 2019 में हमने एक असूली फ़ैसला कर लिया, जमात इस्लामी ने बिल्कुल असूली और दो टोक फ़ैसला कर लिया है कि इसके बाद हम किसी तरह के भी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। हम अपने निशान पर, अपने झंडे पर इलेक्शन लड़ेंगे। तराजू हमारा निशान है, अवाम का निशान होगा तराजू इंशाल्लाह ताला, और जमात इस्लामी किसी के साथ इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। वाज़े है, बिल्कुल वाज़े है, तो टोक है। और 97% उम्मीदवारान पाकिस्तान की तारीख में, जमात इस्लामी की तारीख में पहली दफ़ा 97% उम्मीदवारान हमारे जो हैं उनको टिकट जारी किया जा चुका है। लेकिन सर, कराची की मेयरशिप के लिए पीटीआई से इल्हाक करने की बातें भी होती रही, तो कहाँ गया वो उसूली मौक़िफ़ 2019 के बाद? देखें, कराची में हमने इल्हाक नहीं किया, पीटीआई ने अखलाकी तौर पर अपनी तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट का ऐलान किया कि जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी बनी है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनको मैंडेट मिला है, उनको जमहूरी तौर पर हक है कि वो अपना मेयर लेके आए। लेकिन इलेक्शन तो आज़ादाना तौर पे लड़ा था आपने? बिल्कुल, हमने अलग लड़ा, हमने तराजू के निशान पर इलेक्शन लड़ा। कैसे भी एक बहुत बड़ी बात जिससे जमात के बारे में कहा जाता है कि आप लोगों को लोग नोट तो देते हैं, आपकी ही तंजीम है अल-खिदमत, जिसको हर सियासी जमात के लोग, हर तबका फ़िक्र के, हर मज़हब रंगो नस्ल के लोग नोट देते हैं और आपके कामों को सराहते हैं, लेकिन वोट क्यों नहीं देते? इसके कहीं ना कहीं आपकी हिकमत अमली में लूप होल्स हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको कंफ्यूज किया हुआ है। या एक तासुर ये भी है कि जमात का जो दायरा कार है वो इतना सख्त ज़रा इनका सिस्टम है कि एक आम आदमी के लिए उसके अंदर ज़रा जगह नहीं बन पाती है। देखें, ये बात आपकी ठीक है, लोग शायद वोट की अहमियत को नहीं समझते, उसकी कीमत को नहीं समझते, नोट की अहमियत को समझते हैं, नोट की अहमियत को नहीं समझते। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो एतमाद है वो जमात इस्लामी और जमात इस्लामी के इदारे अल-खिदमत फाउंडेशन पर किया जाता है। ये देखें, ये कितनी बज़ाहिर मामूली बात है, लेकिन ये झूठ और मक्कारी की जो सियासत है जिसमें सच करना तलाश करना मुश्किल हो गया, उसमें अब लोग इस चीज़ पर मजबूर हो गए हैं। बिलाखिर उनको समझ आ गई है कि ये वाक़यातन जमात इस्लामी ठीक कह रही है कि ये सारे एक जैसे हैं,
ये पीटीआई का मामला आपने देखा, कोई बेहतरी नहीं आ सकी, वादे किए, ऐलानात किए, कोई चीज आगे नहीं बढ़ी। अभी अलीम PDM खान साहब आपने कह रहे हैं देखी, कि आपने 13 जमातों का इत्तेहाद देखा, कोई एक चीज आगे नहीं बढ़ी, बल्कि पीटीआई बद थी, ये बदतरीन अच्छा, बन गए। कैसे साहब इसी ऐसे- तरह आपने देखा कि इस 14 जमातें तो आपने भुगता ली, आपने आजमा ली, आपने देख ली। अब मेरा ख्याल है सिर्फ जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी के अलावा आपके पास ना तो कोई ऑप्शन है, ना मुल्क के हालात लेकिन ऐसे सर हैं कि आप वोटर तजर्बा को करें। जगाना पड़ता है, उसको इंगेज करना पड़ता है, और जमात इस्लामी के जो मीडियम है, जो वो मीडियम यूज़ करती है, वो शायद बहुत पिछले दौर की है। अभी ये आगे जनरेशन अपग्रेड हो चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है, उस तरह से जमात इस्लामी एक्टिव नहीं है जो कि होना चाहिए उसको, क्योंकि उसका जो 1 पॉइंट एजेंडा है अवाम की फलाह बहबूद, वो बहुत अवाम को यही चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अभी आयशा वोटर सो ही नहीं पा रहा, ना तो बिजली आ रही है, गर्मी है, बुरा हाल है, घर में खाना खाने के लाले पड़े हुए हैं, बिजली के बिल ने तबाह कर दिया, वोटर तो जाग चुका है। अच्छा, अब जरूरत एक चीज की है अलीम कि खान अगर आप साहब- शफाफ इंतखाबात करवा दें पाकिस्तान के अंदर और सर 90 दिन कहाँ के हो अंदर सकते करवा हैं दें, शफाफ इंतखाबात? तो आप एक देखें इतनी कि जमात बड़ी इस्लामी पार्टी को कितना बड़ा मैंडेट मिलता अच्छा, है। एक और आप चीज़ है, कराची- एक वजाहत इतनी बड़ी पार्टी जिसको आप खुड्डे लाइन लगा दो और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं सर? अच्छा, लेकिन एक और चीज़ कैसर भाई, इससे बढ़कर एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान में चीज़ें ना परसेप्शन से चलती हैं। जैसे उस्मान बुज़दार साहब थे, उनके बारे में एक परसेप्शन बन चुकी थी, ना अहल हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं। वो चाहे दूध और शहद की नहरें भी बहा देते तो लोगों ने वही जो परसेप्शन बन चुकी थी उसी पे First चलना था। impression। तो इम्प्रेशन के बेस पे चलती है। जमात के बारे में इम्प्रेशन ये है कि यार जो मर्जी ठीक है, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। जब आप लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं, लोग यही कहते हैं अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन इन्होंने जीतना नहीं है। ये जो एक तासुर लोगों के जहनों में सरायत कर चुका है, ये तोड़ा नहीं लोग गया अभी तो जो जीते हुए घोड़े पर रेस शर्त लगाते हैं। तो ये इंप्रेशन, ये तासुर कैसे तोड़ेंगे कि जमात इस्लामी जैसे मर्जी है, अच्छे लोग हैं, लेकिन जीतना इन्होंने नहीं है, वोट जाया करने वाली बात। देखिए, ये तासुर टूटने का वक्त आ गया। ये तासुर बना हुआ है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन आपने कराची में देखा तासुर टूटा, आपने ग्वादर में देखा कि 31 में से 27 सीटें जो हैं हमारे मौलाना हदायतुर रहमान बलोच साहब जो हैं वो लेके गए। अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें भी जमात के वोट बैंक को आपने देखा। और कराची में बड़ी अच्छी इशू ये है कि ये तासुर जो है अब आवाम को समझना चाहिए कि ये वो साजिश है, ये वो झूठ का पलंदा है जिसकी वजह से आपको रियलिटी से, आपको अपनी दरअसल अवामी जमात से दूर रखा गया। अब वक्त आ गया है कि अपने जहन को, अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा, और खोल लिया लोगों ने। और कैसे साहब ये जो एहतजाज होने जा रहे हैं ना, सिराजुल हक साहब इस वक्त आप ये बिलीव करें कि कल उन्होंने सखर पहुंचना था बाई एयर, वो फ्लाइट जो है उनकी वो मिस, यानी वो फ्लाइट कैंसिल हुई, तो वो बाई रोड इस वक्त जो है वो सिंध पहुंचे हैं। कौन सा लीडर है कि जो सुबह जो है वो सखर होता है और दिन खत्म हो रहा होता है तो मेरा वो सवाल है कि और आवाम के साथ साथ वो जो है वो खड़ा होता है और अवामी मसाइल की बात कैसे कर रहा साहब मुल्क गिर एहतजाज कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है कि मुल्क के आप चप्पे चप्पे पे जाएं, कराची, सखर, खैबर, गवादर, हर जगह जाके लोगों को एक्टिव करें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कह तो दिया कि मुल्क गिर एहतजाज है, और ये एहतजाज आप लोगों के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है आपकी सियासत के लिए। उसमें क्या प्लान्स हैं, क्या एजेंडा है, कितने पॉइंट्स हैं, किस पर बात करनी है? देखिए, हमने एक इजलास किया, मैं भी उसमें शरीक था। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब की सदारत में सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद थे। पूरे पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उसके जो अमीर हैं वो जूम पर मौजूद थे, और किसी एक बंदे ने नहीं ये कहा कि हमें वेलकम नहीं किया जा रहा। हर शहर में, हर गोठ में, हर गांव में, हर जगह पर जमात इस्लामी के अमीर की 2 सितंबर की जो हड़ताल की कॉल है, लोगों ने अप्रिशिएट किया। लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और हम पूरा साथ देंगे, जहां आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे, हम आपके साथ होंगे। कराची के अमीर साहब ने अपनी रिपोर्ट दी, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान। मैं कहता हूं कि तमाम शहर जो हैं, किसी एक जगह से भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। जो आपने कहा कि कैसे करेंगे, तो जमात इस्लामी की तंजीम को तो ज़माना मानता है कि गली से लेके पाकिस्तान लेवल पर जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म पार्टी है, उसका एक वर्कर है, उसका पाबंद वर्कर है। ये नहीं है कि पॉलिसी आपको अमन की दी जा रही है और आप वायलेशन शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। जमात इस्लामी ने अगर पुरअमन कहा तो वो पुरअमन होगा इंशाल्लाह। जमात इस्लामी ने अगर कहा कि इतने घंटे करना है तो वो इंशाल्लाह उतने घंटे होगा। जमात इस्लामी ने कहा कि जलाओ और गिराओ नहीं होगा, हमारा मुल्क है, हम ये अफोर्ड नहीं करते, हम मुल्क को बनाने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं, जलाने वाले नहीं हैं, तो इंशाल्लाह उसी तरह होगा। वो काम बस एक जमात ने यहाँ किया। गिरजाघरों को आग लगी, यहाँ घर जले, कौन पहुंचा? हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन अवाम ने देखा कि सिराजुल हक साहब ने कहा कि मैं आपका घर बनाऊंगा, और घर बन रहे हैं। आप उसको विजिट करें।
वहाँ घर जो है वो बन रहे हैं, और वही मरियम बच्ची जो है उसकी तस्वीरें, उसके वीडियोज़ आप देखें। वहाँ रानीपुर में फातिमा के साथ ज़्यादती हुई, यहाँ रिजवाना के साथ ज़्यादती हुई, तो सबसे पहले कौन पहुँचा? जमाते इस्लामी पहुँची। जमाते इस्लामी ने जाके मरहम रखा, उनके साथ खड़ी हो गई। हम हर जुल्म और ज़्यादती के कैसर साहब, खिलाफ। हमने यहाँ पे ये भी देखा है फैज़ाबाद के धरने हों, बड़े से बड़े एहतजाज हों, हुकूमत पे असर नहीं होते उनके भी, इतने बड़े बड़े धरनों का कोई असर नहीं होता। आप किस तरह इफेक्टिव बनाएंगे एहतजाज को? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत हो या इससे पहले की हुकूमतें, उन्होंने अवाम के दिल जलाए हैं। अवाम के दिल जले हैं तो बिल जलना शुरू हुए, और ये जब बिल जलना शुरू हो गए हैं, ये नफरत की, ये मुस्तरद करने की, ये तकलीफ की अलामत है। ये कोई ऐसी अलामत नहीं है कि जो मुल्क को सपोर्ट कर रही है। लोगों ने कहा कि इनफ, बस हद हो गई, अब इससे आगे नहीं जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जहां अवाम बेदार हो जाएं, वहां अवाम आपके साथ जहां खड़े हो जाएं, तो उस चीज़ का रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। निगरान हुकूमत को अपना फैसला तब्दील करना होगा। ये 48% टैक्सेस जो हैं ये ख़त्म करने होंगे, बिजली की कीमत को कम करना होगा। बाकी महंगाई की तो बात हम बाद में करेंगे। लास्टली बस ये बता दें कि ये आपका पहला ऑप्शन है, पहली सियासी हिकमत अमली है हड़ताल, या आखिरी है? इसके अगर हड़ताल तो एक दिन होगी ना, सिंबॉलिक एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होगा, वो 2 सितंबर गुजर गया, अगला मरहला क्या होगा? नेक्स्ट लाहे अमल आपका क्या होगा? मुजाहिद साहब, इसमें पूरी हमारे पास पूरी एक लंबी कैंपेन है। हम थकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, हम आवाम के साथ हैं। सिराजुल हक साहब उम्मीद की वाहद किरण है इस वक्त। जमात इस्लामी जो है वो वाहद ऑप्शन है। हम इस हड़ताल के बाद पूरा अगला लाहे अमल जो है वो देंगे। हमारे पास इस्लामाबाद जाके धरना देने का ऑप्शन भी अपनी जगह मौजूद है, वो भी हमने डिस्कस किया है। सारी चीज़ें की हैं। हर वो काम करेंगे कि जो जमहूरी अमल होगा, पुरअमन होगा और अपनी आवाम के लिए होगा, जिसका फ़ायदा आवाम को पहुंचेगा और जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। कैसर साहब, हम भी आपको गुड लक कहते हैं इस हवाले से कि अच्छा, अगर एक बात है लाजमी, कैसर भाई, अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हैं, कोई और आपको वोट दे ना दे, सहाफ़ी बरादरी कैसर साहब को वोट लाजमी देगी, क्योंकि ये हो नहीं सकता आयशा कि जिसकी सालगिरह हो कैसर साहब का केक उसके घर ना पहुंचा हो। हाँ। इस मामले में जो आपकी सहाफियों के साथ ये मेरी बरादरी है ना जी, मेरी फैमिली है सहाफी। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, हम आपको गुड लक भी कहते हैं। आपका जो एहतजाज है हर इंसान का मसला है और हम चाहते हैं कि मसला हल हो। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन, पेरेंटिंग आज एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है आजकल जिससे पहले शायद उसकी बात नहीं की जाती थी। पेरेंटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है और मेरा ख्याल है कि इस दौर का तकाजा भी यही है कि पेरेंटिंग पर बात की जाए, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं बच्चों की तरबियत को लेकर इन हालात के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और आयशा, इसके ऊपर असल चीज़ ये है, सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है कि एक जो जनरेशन गैप आ चुका है ना पेरेंट्स के दरमियान और बच्चों के दरमियान। एक वक्त था कि जब वालिदैन औलाद पर असरअंदाज होते थे और अब औलाद वालिदैन पर असरअंदाज होती है, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों में टसल भी चलती रहती है। पेरेंट्स कहते हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं, औलाद कहती है कि शायद हम ही अगले कुल हैं। अच्छा, ये इन तमाम तर चीज़ों में पेरेंटिंग वाला मौजू जो है ना बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जो माँ है वो पहली दर्स का उसको समझा जाता है। स्कूल जाने से पहले 4 साल तक बच्चा बहुत सी चीज़ें अपने वालिदैन से सीखता है, उनको फॉलो करता है, उनकी प्रैक्टिस को फॉलो करता है। तो ये कितनी अहम है पेरेंटिंग। जो आजकल माँ बाप हैं वो क्या सही पेरेंटिंग कर रहे हैं? पहले दौर में तो शायद इतने बच्चे होते थे, उस तरह से तवज्जो भी नहीं दी जाती थी। अब क्या जिद्दत आई है? इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन हैदर साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन साहब, कितनी अहम है पेरेंटिंग और क्या सही हो रही है? ये लम्हा फ़िक्रिया है बल्कि हमारे लिए, क्योंकि जो सोशल इन्वायरमेंट हमारे बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली मोबाइल का दौर चल रहा है और मोबाइल पकड़ा देते हैं और ये समझते हैं यही पेरेंटिंग है। तो मोबाइल जो यूसेज ऑफ मोबाइल है वो पेरेंटिंग बन गया है, रादर दैन जो एक तरबियत वाला कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही। इवन स्कूल्स के अंदर तालीम तो दी जाती है, तरबियत नाम की चीज़ जो है वो कम है और वो बड़ी लिमिटेड है, कन्फाइंड है, और प्लस उसके अंदर बहुत सारी एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट है जिसके ऊपर काम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी नहीं हो रहा। एंड आई 100% एग्री विद यू के जो इस वक्त पहले, मैं तो कहूँगा पहले 7 साल बड़े क्रिटिकल होते हैं किसी भी बच्चे के लिए, जो कि 90% ऑफ द लर्निंग वहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा होता है और उसमें सबसे बड़ा रोल एक माँ का रोल होता है। और क्योंकि मेजॉरिटी टाइम, मेजर टाइम जो होता है वो माँ का ही ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है।
और क्योंकि हस्बैंड्स नॉर्मली 9 to 5 जॉब करते हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे थके हारे पहुँचते, दे कांट गिव दैट मच टाइम। तो जब वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते तो माएँ जो हैं वो डेफिनेटली रोल प्ले कर सकती हैं, और इवन टीचर भी एक माँ का रोल प्ले कर रही होती है अगर स्कूल गोइंग बच्चा है। हसन साहब, सबसे अहम चैलेंज इस वक्त ये है कि गैजेट्स हैं, बच्चे भी गैजेट्स में बिजी रहते हैं, इंगेज रहते हैं, पेरेंट्स भी फिर उसमें रहते हैं। तो वो जो टाइम जो हमारे टाइम में होता था, दादा दादी नाना नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे, पेरेंट्स खुसूसी टाइम दिया करते थे, अब वो चीज़ तो चली गई है। इससे एक फैक्टर यह है कि आपका गैप आ गया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो गया। तो इस बड़े चैलेंज को कैसे हम मीट कर सकते हैं? अच्छा, मैं नॉर्मली अपने सेशंस के अंदर जो ट्रेनिंग सेशन में पढ़ाता भी हूँ उसके अंदर कुछ फॉर्मूलाइज देता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है पढ़ाते हुए प्रोफेसर बन के हम लोग काफ़ी लंबा चौड़ा तो लेक्चर नहीं दे सकते, लेकिन एक फार्मूला मैंने दिया हुआ है सारों के लिए। आज आपकी मीडिया के ज़रिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने दावत दी, केयरिंग माँ के नाम से। अब वो फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले सी के ऊपर फोकस करना है, कॉन्फिडेंस और कनेक्शन डेवलप करना। पहला सी जो है कॉन्फिडेंस एंड कनेक्शन डेवलप करें 0 से लेके 7 साल तक के बच्चे, यानी जब वो पैदा होता है ऐसा कनेक्शन डेवलप करें उसमें कॉन्फिडेंस इंकरेजमेंट लेके आएँ। और दूसरा ए जो कहता है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करें उसके अंदर। वो ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है, वो नेचुरली ट्रांसफॉर्म करनी है। सो ये कल्चर अभी भी जा नहीं सकता। हमारे जो लेगेसी पीछे चलती आ रही है, आज भी अगर हम रिवाइव करना चाहें तो हम रिवाइव कर सकते हैं, हमारे जीन्स में है, और हम एज अ मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर बहुत अच्छा आगे काम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो कॉन्फिडेंस, कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हान ताला से मोहब्बत, ये पहला स्टेप है जो हमें बच्चों में इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस कैसे करना है कि स्नब ना करें, उसकी बात सुने, उसको जो है वो डिग्रेड ना करें, उसको अंडरमाइन ना करें, एंड देन सो फोर्थ। बहुत सारी चीज़ें। हसन साहब, आजकल जो माएँ हैं ज़्यादातर तो सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, टिकटॉक बना रही होती हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बन रही हैं, डिजिटलाइज हो गई है हर चीज़, हर माँ ब्लॉगर है छोटी मोटी। तो ये कितना डैमेजिंग है बच्चे के लिए कि माँ जब जो कर रही है बच्चा भी वही फॉलो करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, वो घर के इन्वायरमेंट जो डिसिप्लिन आप लोग बना सकते हैं खुद, वो डेफिनेटली वो चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा होता है। अगर आपने एक छोटी सी मस्जिद एक घर में बना दी है जाए नमाज बिछा के, और वहाँ पे आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो छोटी उम्र में बच्चा जो है खुद ब खुद आपको फॉलो करेगा। और वो अक्सर आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जो है वो अगर वालिदा नमाज पढ़ रही है तो बेटी जो है वो करके देख भी रही है, कहने से नहीं देखने से सीखते हैं। तो ये चीज़ें सारी वो फिर फॉलो करते हैं। अगर वो टिकटॉक बनाएगी तो डेफिनेटली टिकटॉक का कल्चर चलेगा। और इस वक्त तो टिकटॉक कल्चर तो पाकिस्तान को टोटली तबाह करता चला जा रहा है। और कुछ ऐसे भी न्यूज़ चैनल है विदाउट नेमिंग देम जो कि टिकटॉक को ही प्रमोट कर रहे हैं और ऐसे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें हमारी जो लेगेसी है, जो इस्लामिक कल्चरल नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, वो सारे हमारे ट्रांसफॉर्म होते चले जा रहे हैं। अच्छा सर, एक और अहम चैलेंज पेरेंट्स के लिए भी ये है, शायद पेरेंट्स को भी इस चीज़ का इदराक नहीं होता है। वो बच्चे बड़े भी हो जाएं तो वो उनको बच्चा ही समझते हैं, उनको वो एक डिसाइसिव पावर, एक कुव्वत फ़ैसला उनको ट्रांसफ़र नहीं करते। फिर बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस शेकिंग बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो क्या वजह है? क्या पेरेंट्स को बच्चों पे एतमाद नहीं होता, या वो उनको बच्चे ही समझते हैं और फिर आगे जाकर उसका नुकसान भी होता है? उनको लगता है कि बच्चा जो भी फैसला करेगा वो आज़ादाना फैसला ही नहीं कर पाते। पेरेंट्स समझते हैं कि ये कोई फैसला करेगा नादानी होगी, बेवकूफ़ी होगी। अच्छा, अब ये देखें कि हज़रत अली का कॉल है बेसिकली कि पहले 0 से 7 साल तक के बच्चे के अंदर जो है वो होता है ना कि वो हमारा आका है, हम उसके ग़ुलाम हैं। और 7 साल से आगे 13 साल तक ये होता है कि हम जो है उसके आका बनते हैं, वो हमारा गुलाम बनता है। और फिर उसके बाद जो अगला पीरियड आता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोस्ती की बात की जाती है कि उससे दोस्ती डेवलप करें और उसको ज़िम्मेदारी भी दें। तो ये वो चीज़ें हैं सारी जो 1400 साल पहले इस्लाम में हज़रत अली के रेफरेंस से भी हमारे सामने आ चुकी हुई हैं। लेकिन वो जिम्मेदारी डालने को हम तैयार नहीं होते, वो इनकरेजमेंट करने को तैयार नहीं होते। अब मैंने जो CA तो आपको बता दिया था कि केयरिंग माँ के जो फॉर्मूले के अंदर C कॉन्फिडेंस कनेक्शन के साथ और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत, ये वो मोहब्बत है जो बहुत ज़्यादा पैदा करनी। मैं लेट मी गो एग्जांपल, मैं मोहब्बत कैसे पैदा की जा सकती है। मैं उम्रे पे था और मैंने अपने बच्चों को बेसिकली वहाँ पे उम्रे पे तवाफ़ कर रहे थे तो थक गए। बच्चे छोटे थे, 5 साल का था, एक 7 साल का था। उन्होंने कहा कि बाबा हम थक गए, बताएं क्या करें, हम तो बहुत ज़्यादा हो गए। मैंने कहा जी अल्लाह से आप दुआ मांगे, आपकी जो दुआ मांगेंगे तवाफ़ के दरमियान कबूल होगी। छोटे बच्चे ने कैंडी की दुआ मांगी।
तवाफ करते करते उसके हाथ में कैंडी आ गई, ही वो सो हैप्पी। अब ये कॉन्फिडेंस था अल्लाह की तरफ, अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह पे यकीन था, वो और बढ़ गया। बड़े का मुंह थोड़ा सा डाउन हुआ, उसने कहा बाबा मैंने जो मांगा था मुझे तो नहीं मिला। मैंने कहा क्या मांगा था? कहता है पानी मांगा था मैंने, मुझे प्यास लगी थी। तो थोड़ी देर बाद एक छोटी सी मिनरल बॉटल उनके हाथ में आ गई। मैंने कहा ये लो खुद ही आ गई है। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द अल्लाह से प्यार लगाओ और एक लॉ लगा लेना बच्चे को राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। अगर डल जाता है तो अल्लाह का खौफ भी रहेगा, अल्लाह से मोहब्बत भी रहेगी। अगली चीज़ आती है राइटफुल थिंकिंग। अब पहले 7 सालों के अंदर उसको राइटफुल थिंकिंग नहीं आ सकती है। जो नेक्स्ट आर है केयरिंग का, कि जी सही क्या है गलत क्या है। 7 साल के बाद उसको ये सिखाना शुरू करें कि यार ये हलाल है ये हराम है, ये करोगे गलत होगा, ये झूठ बोलोगे ये नुकसान होगा। उसको अच्छे बुरे का फ़र्क वहाँ से बताना शुरू करता है बंदा। और देन वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड के दी केयरिंग के अंदर आई इंटरेस्ट देखिए उसका बच्चे का कहाँ जा रहा है। हसन साहब, हमारे यहाँ ऐसे कोई भी इदारे नहीं है, ऐसी कोई तंजीमें नहीं है। जैसे मिडवाइफ का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक औरत है नई माँ बनी है, उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है पेरेंटिंग, क्या चीज़ है, बच्चे को पकड़ना कैसे, संभालना कैसे, तरबियत तो बहुत आगे की चीज़ है। ऐसा कुछ होना चाहिए आपको लगता है मिडवाइफ का सिस्टम या तरबियत का कोई ऐसा निज़ाम, कोई ऐसी तंजीम, इदारा, समथिंग? अगर देखा जाए तो डिपेंडेंसी ऑन दी मेड्स और डिपेंडेंसी ऑन आया वाला सिस्टम निज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वर्किंग वुमेन भी आ गई है, मजबूरी हो गई है, महंगाई इतनी है कि हर बंदा हड़ताल करने की बातें कर रहा है और बिजली के बिल से वैसे ही बंदा परेशान है। एक कमाता था सारे खाते थे, अब सारे कमाते हैं तो फिर भी आपकी वो ये जो कहते हैं मगरिब में होता था, ये सुनते थे कि जी सबको कमाना पड़ेगा। जैसे आपको बताया मगरिब से कि वो घर पर आती हैं मिडवाइफ्स, वो बताती हैं हर चीज़, बच्चे को आपने किस तरह से ट्रीट करना है, हर एक चीज़। तो आपको नहीं लगता कि हर पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है, तरबियत करना आसान काम नहीं है, सिखाना भी चाहिए? क्योंकि पहले तो देखे जो पुराने माँ बाप, पुराने तो नहीं खैर, पिछले दौर में वो बच्चों ही शायद बहुत ज़्यादा होते थे। वो एक बड़ा सा थाल लगता था, बच्चों को खाना पीना दे देते थे, या बच्चे बाहर चले गए मट्टी में खेलिए, बस इस तरह की ज़िंदगी होती थी। अब चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं। नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई अदारा भी नहीं है ऐसा कि जो ये मेड्स की ट्रेनिंग कर सके, उनकी ग्रूमिंग कर सके, ताकि वो फर्दर ग्रूमिंग कर सकें। आया वाला जो निज़ाम था वो तो हमारी दादियाँ वादियाँ संभाल लेती थी और घर में एक इन्वायरमेंट होता था, वो चीज़ कल्चर अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया और अदारों के अंदर ऐसी प्रायोरिटी नहीं है। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंस्टीट्यूशन कि वो मेड्स की ट्रेनिंग और तरबियत वगैरह कर सके। हाँ, जो अफोर्ड करते हैं वो तो शायद फ़िलिपिनो ला के जो है वो रख लेते हैं, लेकिन बेबी केयर के लिए, और लेकिन बाकी जो है वो जो अफोर्ड नहीं करते वो डेफिनेटली वो किसी गांव से लेके आते हैं और वही ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है और वहीं से बच्चा फिर चीज़ें गलत भी पिक कर रहा होता है। लेकिन पीछे CCTV फुटेज के अंदर भी ऐसे आया कि ऐसे भी मेड्स आई हैं जो जुल्म करती रहती हैं और माओं को या वालिद को पता ही नहीं होता। ज़ाहिर बात है कि जो तरबियत माँ कर सकती है, बच्चे की जो केयर माँ कर सकती है, वो उसका ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। और माँ को सबसे ज़्यादा महफूज गाह समझा जाता है दर्जगाह के अलावा, कि सबसे ज़्यादा बच्चा महफूज ही अपनी माँ के साथ है। कोई माँ, हसन साहब, ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे की गलत तरबियत हो, शायद उसको आती ही ना हो, उसको सिखाया ही ना गया हो। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कोई ऐसा इदारा ही नहीं है, इसमें कंपटीशन ही नहीं है, तो क्यों कोई इस पर नहीं सोचता या ना कोई बात करता है? सोचना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया और आई थिंक ऐसे इदारों को सोचना करना पड़ेगा और लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, ये नहीं कि अब सारे आप 3 महीने 6 महीने के लिए कर दें, थोड़ी बहुत न्यू मदर्स के लिए, ताकि उनकी सपोर्ट हो सके। इवन डे केयर जो है, डे केयर सेंटर्स जो बने हुए हैं उसके अंदर भी जो आया रखी जाती हैं वो भी उसको भी ट्रेनिंग और तरबियत, उसकी तालीम के साथ उसको भी तरबियत। लेकिन सर असल अब ये भी तो एक मसला है, जिस तरह इस्लाम की आपने बात की, इस्लाम में तो 1 साल से 7 साल तक बच्चे को नमाज का भी नहीं कहा गया कि पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग रहे। हम तो अब देखते हैं कि ये ट्रेनिंग और तरबियत भी कमर्शलिज्म का रुख इख्तियार कर चुकी है ना। 2-2, 2.5 साल का बच्चा, उसको माँ से जुदा करके बच्चा रो रहा होता है स्कूल जाते हुए, उसको जो है स्कूल में डाल दिया जाता है, प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट। हाँ, प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट, और इतना भारी भरकम बस्ता फिर उसके ऊपर बच्चे को, तो वो तो एक बच्चे के अंदर से राइवलनेस और बागियाना रवैया तो वहां से पैदा हो जाए। इतना अपना वजन नहीं होता जितना बस्ते का वजन होता है। और 2.5 साल का जो ज्यादती की जाती है, मेरे हिसाब से 5 साल से पहले बच्चे को स्कूल में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो लर्निंग वैल्यूडेशन आप शुरू में करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे करना चाहूँगा हाईलाइट, कि मेरे भी अपने बच्चे हैं और हम लोगों ने जब ये कार्टून्स और ये चीज़ें देखते थे उसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा कि कोई ऐसा कार्टून ना दिखा दे जिसके अंदर नेगेटिव करेक्टर हो। जिस तरह बार्नी है वो तो दिखा दिया, कल्चरल वैल्यूज को डैमेज करे आप, कल्चरल वैल्यूज को, बार्नी तो दिखा दिया, लेकिन अगर वो डोरा दिखाते तो उसमें स्ट्राइपर है,
तो वो जो नेगेटिव स्वाइपर है ना, वो उसको नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा होता है बच्चे को फिर, एंड ही वुड लव टू बिकम दैट. नाउ दिस इज द ग्रूमिंग व्हिच यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द फर्स्ट 7 years. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और 90% आई टोल्ड यू लर्निंग है, उसके बाद बाकी लर्निंग होगी. दिस इज व्हाट साइंस. बिल्कुल, ये बच्चे ऐसे करते हैं, स्पाइडरमैन को देख के उसको फॉलो करते हैं, खुद स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करते हैं, तो ये बड़ा डैमेजिंग हो सकता है. सो नेगेटिव कैरेक्टर को अवॉइड करें, बच्चे के इंटरेस्ट को मॉनिटर करें. ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है हसन साहब, इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, पूरा शो इस पर हो सकता है. हसन हैदर मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद है. बहुत शुक्रिया हसन साहब. हसन, मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस पर आवाज़ लाजमी उठाइए. बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी डोमेन है, इस पर बात होनी चाहिए कि किस तरह से पेरेंटिंग हो सकती है. जो न्यू मदर्स होती हैं, नए फादर्स होते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता, वो किस तरह से अपने बच्चे की तरबियत कर सकते हैं, और बच्चे को बचपन से ही आप ऐसी चीज़ें सिखाएं जो उसको ज़िंदगी भर के सबक याद रहें. हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. किसी ताखीर के हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं अरशद का. अरशद जो कि पाकिस्तान के खेलों के मैदान का, खेलों की दुनिया का एक, उसके खेलों के उफक पर एक चमकता सितारा है, एक चमकता आफ्ताब है. अरशद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग. जिस तरीके से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अपने शहर का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया है, हैट्स ऑफ टू यू. अरशद, ये बताइएगा, पै दर पै फतूहात से मोराल कैसा है, कैसा फील होता है आपको जब आवाम का इतना ज़्यादा प्यार बल की सूरत में आपको मिलता है? जी, थैंक यू वेरी मच. अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, और अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, और उसके साथ साथ अपने पाकिस्तानी मीडिया का, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए दुआएं की और मैंने वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीता है. तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ये एथलेटिक्स में पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीता है. अच्छा अरशद, जेवलिन थ्रो के मुकाबले में दूसरे नंबर पर आप आए हैं, और बहुत माइनर डिफरेंस था, इतना छोटे, हाफ मीटर से भी कम डिफरेंस. और बिल्कुल मैंने आपकी वो वीडियो भी देखी है जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई है कि आप खुश नहीं थे, आप बड़े अपसेट हुए जब बिल्कुल कुछ मीटर से पीछे रह गए. तो क्या फीलिंग्स थी वो, हाउ यू मैनेज ऑल दिस, और किस तरह से आपको वहाँ पाकिस्तान आने पर वेलकम किया गया? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र अल्लाह ताला का, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में वर्ल्ड में और ओलंपिक्स में आज तक कभी किसी ने क्वालिफाई नहीं किया. तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वर्ल्ड में मेडल जीता है. तो आप सबको पता है कि मुझे बर्मिंघम जब कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने जीती, रिकॉर्ड ब्रेक किया. उसके बाद वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में मैंने गोल्ड जीता, उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया. उसके बाद मैंने सर्जरी करवाई नी और एल्बो की इंग्लैंड से. तो उसके साथ साथ उसकी रिहैब चल रही है. फिर नेशनल गेम में मुझे राइट जो है नी, उसकी मुझे इंजरी हुई, वो भी साथ साथ उस पर हमने वर्क किया. तो साल में आप समझ लें कि मैंने कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं खेला था. तो जैसे अपना ये कंपटीशन आया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैंने गोल सेट किया हुआ था. तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी हूँ. अरशद, ये बताइएगा कि आपने तो जिस तरह अपनी परफॉर्मेंस से पूरी कौम के दिलों को खुश किया, उनका बड़ा ज़बरदस्त इंस्टेंस माहौल में उनको खुशियाँ दी, आप तो अपने हिस्से का काम कर चुके. आपकी इस कामयाबी को क्या हुकूमती सतह पर वजारत खेल की जानिब से एक्नॉलेज किया गया? कैसे आपका इस्तकबाल किया गया? अच्छा, बिल्कुल. अपना जब मैं वापस अपने वतन वापस अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा एयरपोर्ट लाहौर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी लोग जो उधर मौजूद थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया है. मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. और जैसे मैं अपने मियाचनों में पहुंचा हूँ, वहाँ से भी और गांव में भी बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेलकम किया गया. अगर देखा जाए तो इनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है. तो उम्मीद करूँगा कि आगे भी जितने कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए मज़ीद अपना दुआ करें. बिल्कुल, हम भी दुआगो हैं. और एक सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी वायरल थी अरशद, जिसमें नीरज चोपड़ा से आप बात कर रहे हैं, और बड़े खुश मिजाज माहौल में. क्या जेस्चर था, क्या बात हुई आपकी नीरज से, हमें भी बताएं ज़रा स्टोरी. हाँ जी, बिल्कुल. जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखे कि हम 2 प्लेयर्स हैं एशिया के, और वर्ल्ड में इतना बड़ा परफॉर्म करना कोई छोटी बात नहीं है. तो वो मुझे कंग्रेचुलेशन बोल रहे थे, और मैंने भी उनको मुबारकबाद दी है कि वो बड़े खुश थे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बड़ा खुश था, क्योंकि हमने वर्ल्ड में एशिया के 2 ही प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड में इतना बड़ा परफॉर्म किया है. तो कह रहे थे कि यार आई एम हैप्पी. और मैंने कहा कि यार ये हमारे लिए बड़ी राज की बात है.
कि हम एशिया के 2 ही प्लेयर्स हैं जिन्होंने ठीक है। पूरे अच्छा वर्ल्ड अरशद, ये में। बताइएगा कि जिस तरह आपने जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इससे तो ये वाज़ेह होता है कि अगर इस पर थोड़ा सा काम किया जाए, थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, तो आपकी तरह का बेशुमार टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। जेवलिन थ्रो का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट पे माशाल्लाह बड़ा वर्क कर रहे हैं, उसमें बड़ी तवज्जो दी जा रही है, तो मेरे ख्याल में जितनी हमारी गेम्स हैं, जैसे हमारी हॉकी भी है बहुत पीछे चली गई है, हमारी कौमी खेल है वो उसका मेरे ख्याल में नाम ही खत्म हो गया है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी गेम्स हैं और एथलेटिक्स भी है उसमें, तो इस पे आप वर्क करें तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ओलंपिक्स में मेडल आ सकते हैं। बिल्कुल, ये ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साकी थोड़ी सी इसमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाए या इस खेल को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए तो बहुत से आगे बड़े नाम आ सकते हैं क्रिकेट के अलावा और भी। आयशा, अरशद ने ये साबित किया है हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बस इसको थोड़ी सी तवज्जो की दरकार है। हुकूमती सतह पर थोड़ी सी इनकी सरपरस्ती हो जाए, थोड़ी सी इनकी ज़रा इंकरेजमेंट हो जाए, तो हम दुनिया भर में अपना पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि पूरे एशिया में सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं, अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा, जो इस लेवल पर आकर खेल रहे हैं और उन्हें उतनी एक्नॉलेजमेंट भी मिल रही है। एक और कल बड़ी खबर जो बहुत जीनत बनी हुई थी, हर टीवी चैनल पे वो खबर चल रही थी, इससे पहले वो खबर ही कुछ ऐसी थी। आयशा, हम इस पर पहले प्रोग्राम कर चुके हैं कि वाइल्ड लाइफ जिस तरह से घूमते फिरते नज़र आते हैं सोसाइटीज़ में, वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, उसका जानवर की साइकी पर क्या असर होता है। लोग तो खौफज़दा होते ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, ये भी बातें हो रही थी कि जिस तरह से वाइल्ड लाइफ इतना आम हो चुका है, आप ज़रा से अमीर हैं, आपका इतना बड़ा घर है, आपने अंदर 6-7 तो जानवर पाले होते हैं, आपने अपना छोटा सा चिड़ियाघर बनाया होता है। ये कराची की खबर है जिसमें एक शेर कराची की सड़कों पे घूम रहा होता है और क्या वो तिगनी का नाच नचाता है लोगों को। अच्छा, और हुआ ये है कि ये एक शेर था, इसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेके जाया जा रहा था, तो वो अचानक वहाँ से वैन से उतरा और सड़कों पर घूमने लगा और उसने एक शख्स पर आयशा हमला करने की कोशिश भी की। अब ये देखें, असल मसला ये है कि जब से ये सोशल मीडिया आया है तो लोगों को अपनी चकाचौंध, अपनी व्यूज़ के लिए आम हो चुका है, जिसके पास 4 पैसे आते हैं, शेर जैसा ख़तरनाक तरीन जानवर रिहायशी इलाकों में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में उसको रखा जाता है और ये कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसकी एक झलक आपने कल देखी है। आयशा, उसने बाकायदा हमला किया है एक शख्स पर। अगर किसी की खुदा न खासा उसकी जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? महकमा वाइल्ड लाइफ, जिसका काम ये है कि मेक श्योर करना है कि जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको घरों में ना रखा जाए। तो बिल्कुल कोई चंद पैसे दें, आपके पास पैसे हैं, चंद थोड़ी सी इनको रिश्वत लगाएं और लोगों की जानों को आप खतरे में डाल दें, तो इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। वो जानवर है जो सामने कोई आज उसको छोड़ता नहीं है। ये शायद उसको डॉक्टर पे लेके जाया जा रहा था, उसकी शायद तबीयत नासाज थी, उसका मूड नहीं हुआ तो शायद एक शख्स जख्मी है, वरना आप सोचें कि अगर वो बिल्कुल तंदुरुस्त हट्टा कट्टा होता तो वो क्या तमाशा लगाता और कितना बड़ा नुकसान हो सकता था वहाँ लोगों का। ये नॉर्मल पार्किंग एरिया है जहाँ पर आराम से चहलकदमी कर रहा है, ये इतनी खौफनाक ये मनाजिर भी हैं, तो सोचे वहाँ जो लोग होंगे उन पे क्या खौफ का मंजर होगा। अक्सर हमारे मुल्क में कहा जाता है कि इस मुल्क में जंगल का कानून है, तो जंगल में शेर ही नजर आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये भी इस तरह की भी खबरें हैं कि उस पर एक्शन भी लिया गया है और उस एक्शन लिया जाने की बातें भी हो रही हैं कि जो महकमा वाइल्ड लाइफ है उसने तो आकर काम किया ही है और शेर को काबू करके लेकर भी गए हैं, लेकिन वो जो 2-2.5 घंटे की फिल्म चल रही थी ना, जरूरी है क्या कि जब ये चीज़ें हो जाएं, मीडिया पर आ जाएं, कोई एक आधा शख्स जख्मी हो जाए, हम पता नहीं क्यों एज ए नेशन हम किसी सानहे का वेट करते हैं। खुदा ना खासा जब कुछ हो जाता है, पानी सरों से गुजर जाता है, उसके बाद तमाम इदारे एक्शन में आते हैं। अब वाइल्ड लाइफ ने इसको लिया ना अपने कब्जे में। वो शेर भी उस तरह से इतना खौफनाक नजर नहीं आ रहा, वो खुद भी परेशान होगा कि मैं इतनी शोर मच रहा है, नॉइस पोल्यूशन है, मैं किधर आ गया हूँ। लेकिन नज़र ना आए, बट शेर होता तो ख़तरनाक है, किसी की भी ये जान ले सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आगे कल परसों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें हमारे मायानाज साबिक खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, बॉलीवुड अदाकार सुहेल खान और आफ्ताब शिदवानी, जो कि भारतीय एक्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त ये फनकार हैं, उनके साथ खुशगपियाँ लगा रहे हैं। अमेरिका की ये वीडियो है जो कि शाहिद अफरीदी ने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की है। अच्छा, वहाँ T10 लीग हो रही है और भारतीय भी कुछ अदाकार है जो वहाँ पर हैं, इसके अलावा पाकिस्तानी अदाकार बहुत सारे वहाँ पर हैं। US मास्टर T10 लीग का इख्तिताम हुआ जिस पर बूम बूम अफरीदी की बड़ी परफॉर्मेंस थी, बड़ा उन्होंने शानदार आखिरी मैच था न्यूयॉर्क वॉरियर्स की जानिब से जो खेला था। और ये जेस्टर देखिए आप, सुहेल खान है, ये सलमान खान के भाई और शाहिद अफरीदी है वहाँ पर, और
खुश गपियां में लगे हुए हैं। ये वो शाहिद खेल अफरीदी है। बेसिकली वहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है उसके हवाले से चैरिटी डिनर्स और चैरिटी इवेंट्स भी करवा रहे हैं। और शाहिद अफरीदी ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की है, उन्होंने कहा है कि क्रिकेट ही वो वाहिद चीज़ है जो दो मुल्कों को आपस में मुत्तहिद कर सकती है। बिल्कुल, आप जितने मर्जी राइवल्स हों, ये खेल वो ऐसा है जो दो दिलों को सामने ले आता है। दुश्मनी की बातें तो सब एक तरफ, ये खेल ही होते हैं जो लोगों को मिला देते हैं। और ये जेस्चर को दिखाया, बड़ा ही खूबसूरत जेस्चर था। शो का वक्त को ख़त्म हो चुका है, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।